हिंद एवरीवन, सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जैसे कि आप सब बच्चों की डिमांड थी कि सर मैराथन सेशन अब स्टार्ट होने चाहिए फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो सबसे पहले हम जनरल इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। जनरल इकोनॉमिक्स के आई हैव डिसाइडेड कि 3-4 मैराथन सेशन में लूंगा, जिसमें ये सारे टॉपिक्स जो आपके हैं उनको हम अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद आप किसी भी बुक से या किसी भी नोट से कहीं से भी, मान लो कोई एनसीईआरटीज हैं या कोई स्टैंडर्ड बुक है, कहीं से भी आपको पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फ्रेमिंग होती है। ठीक है, तो अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आज आई विल ट्राई कि एक तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स आपके जो सिलेबस में पहला पार्ट है, देन आपके लास्ट में एक पार्ट है रोल ऑफ आरबीआई, उसको भी कवर करेंगे। देन है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी वाला कंपोनेंट हम करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी देखेंगे। ठीक है, तो 3-4 टॉपिक्स जो है आज कवर करेंगे। ऐसे करके 3-3 4-4 टॉपिक उठा के हम 3-4 मैराथन सेशन में इकोनॉमिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। पहला, इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली। देखो, सबसे पहली बात, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन से ग्रीक वर्ड से निकला है? आइकोनॉमिया। कौन से वर्ड से निकला है? आइकोनॉमिया। सर, आइकोनॉमिया का मतलब क्या होता है? आइकोनॉमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जैसे आप अपने घर की मैनेजमेंट करते हो, मतलब कहाँ से पैसा अर्निंग आ रहा है, ठीक है, उसमें आप क्या कंजप्शन कर रहे हो, क्या पैसा सेव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट करते हो, ये सारे यहाँ से ही बेसिकली हमने इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लिया है। तो इकोनॉमिक्स में आप, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है बेसिकली। इकोनॉमिक्स देखो, दो वर्ड्स होते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। देयर आर टू वर्ड्स, इकोनॉमिक्स एक अलग चीज है और इकोनॉमी एक अलग चीज है। ठीक है, अब क्या है, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट का नाम है। जिस सब्जेक्ट में, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जिसमें हम लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मतलब एक मार्केट है, उस मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, तो जिस सब्जेक्ट में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स। मतलब एक देश में कितनी इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, प्राइसेस क्या है चीज़ों की, ये सारी स्टडी जो है वो हम किस सब्जेक्ट में करते हैं? इकोनॉमिक्स में करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी किसी एरिया की होती है, मान लो किसी देश की, मतलब इंडियन इकोनॉमी, तो किसी एरिया में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है और कैसे गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट हैं लोगों में, क्या अमीरों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, गरीबों को कम मिल रहा है, वो एक देश की या एक एरिया की इकोनॉमी है। जैसे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी, तो जम्मू कश्मीर के एरिया में कितनी चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो चीज़ देखी जाती है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर हम बेसिकली लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ते हैं। तो ये एरिया ऑफ डोमेन है। ठीक है, और ये एक सब्जेक्ट है। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है ना, जहां पर हम पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक तरह का लोग किस तरह से अपने आप को गवर्न करते हैं, अपने आप को रूल करते हैं, अपने आप को कंट्रोल लगाते हैं, दैट इज पॉलिटिक्स। और उसकी स्टडी जहां करते हैं, दैट इज नोन है पॉलिटिकल साइंस। इसी तरह इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में भी यही सब्जेक्ट है। ठीक है, यही डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, डिफरेंट जो हमारे पास इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने डिफरेंट वे से जो है इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है। कुछ ने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है वेल्थ की। ठीक है, क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है वेल्थ की। इसमें सबसे जो फेमस नाम आता है, आपने सुना होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जिनको बोला जाता है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने एक 1776 में, ठीक है, 1776 में एक बुक लिखी थी। ठीक है, बुक थी और उस बुक का नाम था एन, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आजकल तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट फिर भी देख लो, एन इंक्वायरी into the nature and cause of वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो डिफरेंट नेशंस की वेल्थ को स्टडी करके इन्होंने बेसिकली इस डिसीजन पे पहुंचे थे कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, वेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। एक ऐसी साइंस है जो वेल्थ के बारे में स्टडी करती है। फिर बेसिकली एक और कंसेप्ट यहाँ से अराइज हुआ कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं है। एक थोड़ा शिफ्ट आया। शिफ्ट क्या आया? वेल्थ से वेलफेयर। तो मतलब हमने क्या बोला कि हम जो है सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं करेंगे, हम ये भी देखते हैं इकोनॉमिक्स में कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें जो सबसे फेमस नाम था वो दैट इज अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम अभी हम पढ़ेंगे, सब कुछ मैं आपको क्लियर करवा दूंगा चीजें, डोंट वरी। तो अल्फ्रेड मार्शल जो है, इन्होंने बेसिकली एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लगाया। इन्होंने बेसिकली शिफ्ट किया, एम्फेसिस जो है सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट द एम्फेसिस, वेलफेयर लोगों का भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इनकी जो बुक थी दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या इनकी बुक का नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कब आई बुक? 1890 में। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये बुक आई 1890 में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स या उनकी जो
पब्लिशर है, इनके बारे में कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह से एक होता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है कि आपकी चॉइसेस क्या है, आप अपनी चॉइसेस बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब आप कोई चीज़, आपकी नीड क्या है और आपकी चॉइस क्या है, उसके बीच में बेसिकली स्टडी किया था इन्होंने बेसिकली एक बुक लिखी थी, इनका नाम है लियोनल रॉबिन्स। क्या नाम है? लियोनल रॉबिन्स, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक में इसको एक्सप्लेन किया था, जिस बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। यहां से आपको क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट मुझे थोड़ा सा आपको पढ़ाना है कि अगर मान लो ऐसे फैक्चुअल कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप्स में ये बुक किसने लिखी है, तो वहां पर अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लो, ठीक है। इसमें कुछ इतना नहीं था, मैंने आपको जस्ट ये बताया कि जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आपकी हाउस होल्ड की मैनेज। फिर मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक बिहेवियर लोगों का स्टडी करता है। वेयर इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ कंसर्न, किसी एरिया में जहां पर हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं, उस एरिया को हम इकोनॉमी कंसीडर करते हैं। मान लो इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, ठीक है। अब जो ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक कई बार ये बोला जाता है कि क्या इकोनॉमिक एक साइंस है कि एक आर्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक साइंस भी और आर्ट भी है। साइंस इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा डेटा होता है, फैक्ट्स फिगर्स होता है, और जहां पर डेटा फैक्ट्स फिगर्स है तो मतलब वहां पर ऑथेंटिसिटी है, तो वो साइंस का पार्ट है। और आर्ट इसलिए भी इकोनॉमिक्स में बोला देयर आर वेरियस थ्योरी, जैसे अभी बताया साइंस ऑफ वेल्थ थ्योरी अलग है, उसके बाद साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग थ्योरी अलग है, साइंस ऑफ मेकिंग चॉइसेस थ्योरी अलग है। तो मतलब इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस भी और एक आर्ट भी है। तो साइंस ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ बोलने वाले हैं, 1776 की बुक थी इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फिर एक शिफ्ट हुआ वेल्थ से वेलफेयर की बात की गई, अल्फ्रेड मार्शल का नाम आता है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। और साइंस ऑफ मेकिंग चॉइसेस, कि आप चॉइस बना सकते हो, ये लियोनल रॉबिन्स का कंसेप्ट था, उनकी बुक थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कहां से आपको क्वेश्चन पूछता है? और पूछता है देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेन दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, फर्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो माइक्रो वर्ड का मतलब ही है स्मॉल और मैक्रो का मतलब है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी, होल इकोनॉमी के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लो मैं पूरी इंडियन इकोनॉमी के बिहेवियर की स्टडी करूं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी किस तरह से मूव कर रही है, इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इंडियन इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन कितनी है, ठीक है, नेशनल इनकम कितनी है हमारी। तो जब पूरी इकोनॉमी की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड जब हम बिहेवियर किसी, मान लो किसी फैमिली किस तरह से हाउस होल्ड अपने आप को मैनेज करता है, कोई इंडिविजुअल अपना खर्चा कैसे मैनेज करता है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल में स्टडी करें। कोई एक सिंगल फर्म की बात करूं मैं, वो कैसे मैनेज करती है, किसी एक कंज्यूमर की बात करूं, वो कैसे मतलब अपना पैसा जो है कंज्यूम कर रहा है चीजों को लेने में। तो अगर मैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखूं, वो एक पार्ट बनाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं प्राइस एनालिसिस। तो प्राइस एनालिसिस जो है वो कहां पर होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और पूरी ओवरऑल इनकम की स्टडी करना, इनकम को एनालाइज करना, वो कहां पर होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब सिंपल है यार, ये दोनों ब्रांच हैं इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर किस तरह से, मतलब नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी लगा लो। जैसे नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, जनरल एक बंदे का प्राइस नहीं, मतलब एक कमोडिटी का प्राइस नहीं, जनरल प्राइस लेवल कैसा है, मतलब इन्फ्लेशन देखते हैं, महंगाई कितनी है किसी देश में। तो ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। बट अगर सपोज करो हम किसी इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी कर रहे हैं, उसका वो इंडिविजुअल प्राइस किसी चीज का स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारा किस में आ जाता है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है मेनली डील करता है प्राइस एनालिसिस के साथ, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है इनकम एनालिसिस के साथ। ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलें। फिर एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया थ्योरी रिलेटेड, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक चीज होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक चीज होती है हमारी नेगेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या होती है दूसरी चीज? नेगेटिव इकोनॉमिक्स। अब कई बार इसका जो है नेगेटिव नहीं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कई बार पेपर में इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डिफरेंट फिनोमेनॉन जो एग्जिस्ट करते हैं उनको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। मान लो अगर मैं सपोज करूं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जैसे इंडिया की इकोनॉमी में प्राइसेस चीजों के कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक हाइपोथेटिकल सा कंसेप्ट है, जिसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी इकोनॉमी किस तरह से होनी चाहिए।
दोनों में फर्क क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में है जो इकोनॉमिक फिनोमिनॉन हो रहे हैं, इकोनॉमिक फिनोमिनॉन जो हो रहे हैं आप उनको एक्सप्लेन करते हो, फिनोमिनॉन को एक्सप्लेन करते हो जो हो रहे हैं, ठीक है, आप उनको एक्सप्लेन करते हो। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप जो फिनोमिनॉन हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप ये चाहते हो कि इकोनॉमी होनी कैसी चाहिए, इकोनॉमी आउट टू बी, किस तरह से आपकी इकोनॉमी होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हो। तो वो हो गया आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो है जिन जिन इकोनॉमिक, देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप जो इकोनॉमिक फिनोमिना हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इसका मतलब इसके रिलेटेड आपके पास डेटा होगा। बट जो चीज़ आप चाहते हो कि हमारी इकोनॉमी ऐसी हो उसके लिए क्या आपके पास डेटा होगा, तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, ये वेरीफाइएबल नहीं है, क्योंकि ये तो आपके दिमाग में चल रहा है ना कि आप इकोनॉमी इस तरह से होनी चाहिए, ऐसी इकोनॉमी एक्चुअली है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको याद है, ये एक थोड़ा सा आइडियल चीज़ आ जाती है, ठीक है, ये आ जाता है आइडियल चीज़, ये होता है रियल डिस्क्रिप्शन चीज, मतलब अभी चल क्या रहा है उसके बारे में बात होती है। जैसे सिंपल वे में समझाता हूं, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं कि इंडिया में चीजों का प्राइस बढ़ रहा है, तो भाई मैं इसको स्टडी कर सकता हूं कि इंडिया में चीजों का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। अब मैं दूसरी तरफ बोलूं कि इंडिया को क्या स्टेप लेने चाहिए कि वो अपने प्राइस जो है उनको कंट्रोल करे, बढ़ते प्राइसेस को, तो इंडिया को क्या स्टेप लेने चाहिए, ये हम एक तरह से बेसिकली क्या हमारी इकोनॉमी किस तरह से होनी चाहिए, एक तरह का जजमेंट, ये एक तरह आइडियल सी बात है। बट जो हम एक्चुअली में कर रहे हैं जब उसकी स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आती है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, ठीक है। बस यार ये चीजों का डिफरेंस समझना है। तो बाकी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में यही चीजें यहां से मेनली क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। फिर अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसके बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम आपको सिंपली ये भी पता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो चीज़ें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को खरीद रहे हो मान लो, ठीक है, बाय कर रहे हो, किसी चीज़ को सेल कर रहे हो, ठीक है, और मतलब ये सारी चीज़ें जो बाइंग एंड सेलिंग वाली वो किस में आ जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, मान लो कोई इंप्लॉयमेंट होगी, ठीक है। मेनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसका पर्पस क्या होता है कि मतलब बेसिकली ये इंडिविजुअल को थोड़ा प्रॉफिट दे, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी प्रॉफिट मेकिंग चीज के बारे में आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल सकते हो, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो आपने परफॉर्म की, आपने किसी को सर्विस तो दी बट उसके बदले में है कोई भी आप विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन, कोई भी आप फाइनेंशियल गेन नहीं चाहते, विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन अगर आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड की, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। मान लो मैं अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा हूँ तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आती। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये इनर सेटिस्फेक्शन देता है। हर चीज़ मॉनेटरी इंसेंटिव के साथ जुड़ी नहीं होती, कुछ चीज़ मॉनेटरी इंसेंटिव को छोड़ के भी आपको सेटिस्फेक्शन देती है, तो इसलिए हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जहां पर आपके दिमाग में कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल लॉस की बात होती है, दैट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ऑन द अदर हैंड जो सर्विसेज आप करते हो विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन के बारे में दिमाग में छोड़ के, वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आ जाती है, वो सारी एक्टिविटीज आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाती है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो पढ़ा वो रिवाइज करेंगे, देखो आराम से पढ़ाऊंगा, सारे मैराथन सेशन लंबे ही होंगे, बट ये है कि चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स से ग्रीक वर्ड आइकोनॉमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट में। इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस इसलिए क्योंकि डेटा फैक्ट्स वगैरह है, आर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी थीरीज की बात होती है। इकोनॉमिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक बिहेवियर लोगों का स्टडी करते हो। इकोनॉमी का मतलब होता है एरिया ऑफ डोमेन, जैसे इंडियन इकोनॉमी आप स्टडी कर रहे हैं। साइंस ऑफ वेल्थ जो है, इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ जो है एडम स्मिथ ने बोला गया था, ठीक है। बेसिकली एडम स्मिथ ने देशों का वेल्थ एनालिसिस करा था, ठीक है, 1770। उसकी बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बेसिकली यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, बुक्स और किसने लिखी इसलिए मैंने बता दिया। फिर वेल्थ से वेलफेयर की तरफ अल्फ्रेड मार्शल लेके गए थे, जिन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, और साइंस ऑफ मेकिंग चॉइस लियोनल रॉबिन्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज मैक्रो एंड व्हाट इज माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हो, लाइक इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसमें आप जनरल प्राइस लेवल लेते हो, एक इंडिविजुअल चीज का प्राइस नहीं, जनरल सबका प्राइस लेते हो। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, आप इन्फ्लेशन की बात करते हो, इनकम एनालिसिस यहाँ पर होता है। माइक्रो में जब आप किसी फैमिली लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, फर्म लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे बात करते हो, तो दैट इज नोन एज माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। पॉजिटिव इकोनॉमी में आप, इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो, आप जो इकोनॉमिक फिनोमिना अभी चल रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उनको एक्सप्लेन करते हो। ये एक रियल डिस्क्रिप्शन देता है चीजों की, एक्चुअल डेप्थ में आप डेटा लेके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। नॉर्मेटिव होता है आप जिस तरह से इकोनॉमी को सोचते हो, इकोनॉमी ऐसे होनी चाहिए,
तो यहाँ पे इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आइडियल सी चीज़ है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं व्हेन यू आर बाइंग सेलिंग समथिंग विद हैव अ सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल गेन इन योर माइंड। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सर्विसेज आ जाते हैं जिनमें कोई भी फाइनेंशियल गेन आपके दिमाग में नहीं होता। मान लो आप कोई हॉबी को परस्यू कर रहे हो, ठीक है, मान लो किसी को कोई पैशन है टीचिंग, वो उसके लिए कुछ नहीं ले रहा, मान लो किसी का जो है डॉक्टर एज अ पैशन है, वो उसके लिए सर्व कर रहा है, नॉट फॉर मॉनेटरी गेन बट फॉर द सोशल वेलफेयर काइंड ऑफ थिंग्स। तो दीज आर ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का वो जो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में चीजें जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब वी हैव क्लासिफाइड इकोनॉमी, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना उसको हमने क्लासिफाई किया डिफरेंट चीजों में, यहां से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस में हमने इनको क्लासीफाई किया, ठीक है। मैं एक एक करके क्लासिफिकेशन आपको सारी समझाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल या रेगुलेशन, ठीक है। कंट्रोल या रेगुलेशन मतलब आपकी किसी इकोनॉमी पे कितना रेगुलेशन है, कंट्रोल है, किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके बेसिस में हम इनको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है लिबरल इकोनॉमी, ध्यान से सुनना, एक होती है लिबरल इकोनॉमी, ठीक है। लिबरल मतलब जहां पे फ्रीडम होगी, जहां पे ज्यादा रेगुलेशन नहीं होगी। दूसरी आपकी आ जाएगी कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल होगा, तो इसको कंट्रोल इकोनॉमी भी कहेंगे। और तीसरी इकोनॉमी जो आएगी दैट इज नोन है मिक्स्ड इकोनॉमी, जस्ट लाइक केस ऑफ इंडिया, जहां पर क्या होगा, कुछ चीजों में गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होगा और कुछ चीजों में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं भी होगा, ठीक है। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, मैं अगर लिबरल इकोनॉमी की बात करूं, लिबरल इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी कहेंगे, ठीक है। फ्री इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी, मान लो किसी देश की ऐसी इकोनॉमी है जहां पर जो है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट किसी चीज को रेगुलेट नहीं करेगी तो वो इकोनॉमी किस तरह से रेगुलेट होगी, वो मार्केट फोर्सेस की वजह से रेगुलेट होगी। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई से। अब सर ये कहना क्या चाहते हो, हमें ये चीजों का नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं पता इकोनॉमिक्स का, ऐसे समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो मान लो गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, तो तब मार्केट कैसे चलेगी। मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। इतना तो आप मानते हो ना, जिस चीज की डिमांड, तुम डिफेंडर सब मांग रहे हो तो डिफेंडर की डिमांड ज्यादा हो, डिफेंडर की प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। तो मतलब जिस चीज में, और मान लो किसी चीज की जो है डिमांड बहुत कम है, वो चीज जो है बनना बंद हो जाएगी। तो मतलब अगर किसी एक देश में जो मार्केट है वो कंट्रोल कर रही है किसी इकोनॉमी को, जबकि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं हम लिबरल या फ्री इकोनॉमी। और वो किसके बेसिस में चलती है, डिमांड एंड सप्लाई में। ऐसी जो इकोनॉमीज होती है इनका मकसद होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये लोगों का वेलफेयर थोड़ी देखेंगी, लोगों का वेलफेयर देखना जो है वो काम गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट तो यहाँ पर कंट्रोल ही नहीं ना कर रही है। तो मतलब ये तो चल रही है डिमांड सप्लाई में, जो चीज अच्छी प्रोडक्शन होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, वो ज्यादा बिकेगी, और दूसरी चीज बंद हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब है जो लिबरल और फ्री इकोनॉमी होती है उनका मेन कंसेप्ट होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। जैसे यूएसए की इकोनॉमी होगी, ये सारी किसमें आ जाती है, ये सारी आ जाती है हमारे पास फ्री इकोनॉमी या लिबरल इकोनॉमी, ठीक है। और इस मार्केट इकोनॉमी का जो सबसे एक्सट्रीम केस होता है जिसमें गवर्नमेंट पूरा अपने हाथ खड़े कर देती है, गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल नहीं होता, उसको बोलते हैं लेजे फेयर इकोनॉमी। ये वर्ड याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा वर्ड जो है यूज होता है किसमें, इकोनॉमिक्स में, और तुम्हें इसका नहीं पता। लेजे फेयर इकोनॉमी, लेजे फेयर इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट ने जो है, जो वहां की गवर्नमेंट है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, इकोनॉमिक डिसीजन कोई भी नहीं वो ले रही है वहां पर, और पूरा उसने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया है, ऐसे बोलते हैं लेजे फेयर इकोनॉमी। इसी के साथ एक और लिबरल इकोनॉमी के अंदर आपने वर्ड सुना, आप बोलते हो ना यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी इसी को बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब एक वो इकोनॉमी, मतलब एक प्राइवेट ऑनरशिप वाली इकोनॉमी, जिसमें जहां पर फ्री इंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ही वहां पर चीजों को देखता है। मतलब लिबरल इकोनॉमी को ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, इधर कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वन वी हैव कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सारा गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी, वो एक तरह की कमांड इकोनॉमी। जैसे रशिया पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो था वो पूरी कमांड इकोनॉमी थी, जहां पर सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ले रही है, वो होती है कमांड इकोनॉमी। इस कमांड इकोनॉमी के अंदर टाइप्स आ, जैसे एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है हमारे पास कम्युनलिस्ट इकोनॉमी, जिसको कम्युनलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। दोनों कमांड इकोनॉमी का पार्ट हैं, दोनों में गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्या मतलब होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये है कमांड इकोनॉमी है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि मतलब ये कॉर्पोरेशन को फेवर करती है, मतलब
एक इंडिविजुअल सिर्फ पैसा मत कमाए, कॉर्पोरेशन में पैसा कमाया जाए, मतलब पूरे पब्लिक को पैसा मिले, तो ये एक तरह की कमांड, तो पब्लिक को पैसा मिले मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इकोनॉमी को कंट्रोल करे, तो ये एक तरह की कमांड इकोनॉमी में आती है। कम्युनलिज्म वाली इकोनॉमी में क्या होता है, वो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, बट उसने कम्युनलिज्म का कंसेप्ट यहां पर आया था कि ये था थोड़ा एक तरह का एक्सट्रीम हो जाता है। ये बोलता है कि रेवोल्यूशन लाओ ताकि एक सिस्टम ऑफ कॉपरेशन, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बने जहां पर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल हो, तो दैट इज नोन एज कम्युनलिस्ट इकोनॉमी। तो यहां पर फेमस है कार्ल मार्क्स, ठीक है, एक बार वापस रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी। तो जो पहले यूएसएसआर वगैरह होता था, इसमें कहां पे होती है कमांड इकोनॉमी। अब इतनी कमांड इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल कमांड इकोनॉमी तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अब जो है सिस्टम वो कौन सा है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम मैक्सिमम चलता है, जैसे कि इंडिया इज अ एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, जहां पे पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चीजों को रेगुलेट करती है, डिमांड एंड सप्लाई पे भी चीजें होती है। जब गवर्नमेंट, मान लो पहले सब चीजें डिमांड सप्लाई पे चल रही थी, बट जब कोविड आ गया तो उस टाइम पे अगर डिमांड सप्लाई पे चलती रहती चीजें तो गरीब तो मारे गए थे ना, फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज चीजों का। तो मतलब इंडिया इज एन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इंडिया, यूके जो हो गया, ये सारी अच्छी एग्जांपल है किसकी, मिक्स्ड इकोनॉमिक में। ये चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स में एक टाइप देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन। आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू, बट मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एक बात करी कंट्रोल और रेगुलेशन के बेसिस में, वी हैव लिबरल एंड फ्री इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है डिसाइड करेंगे इकोनॉमी के बारे में, जहां पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसका एक्सट्रीम केस इज लेज़र फेयर इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट बिल्कुल हाथ खड़े कर देती है। इसी के अंदर वी हैव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जहां पर जो है गवर्नमेंट का ही रोल होता है, कोई भी रिसोर्सेज है उस पर गवर्नमेंट रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेशन पे चलता है, मतलब एक कंट्रोल्ड प्लानिंग होती है वहां पे, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह आ गया। इसमें मैंने आपको समझाया सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, जिसमें क्या होता है प्रोडक्शन जो है कलेक्टिव यूनिट मिलके करते हैं, मतलब ताकि इक्विलेबल डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज की सबको फायदा मिले रिसोर्स के, ये ना हो कि एक ही इंडिविजुअल पैसा कमा रहा हो, तो वो आ जाती है कमांड इकोनॉमी के अंदर, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और कम्युनलिस्ट भी कमांड इकोनॉमी का, पर कम्युनलिस्ट का एक कम्युनलिज्म का कंसेप्ट कार्ल मार्क्स बोलता है कि जहां पर मानो आपको लग रहा है कि इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट नहीं है, तो वहां पर आप स्ट्रगल करो, वहां पर आप क्या करो, रेवोल्यूशन करो, ताकि एक सोसाइटी बने जिसका एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल हो, तो दैट इज कम्युनिस्ट। ये भी कमांड इकोनॉमी के अंदर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, हम किसी भी इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं, ध्यान से सुनना, किसी भी इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बेसिस ऑफ इनकम, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम जो है हम डिफरेंट इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं। वी हैव लोअर इनकम, ठीक है, एक होती है लोअर इनकम इकोनॉमी, ठीक है, जिनकी इनकम कम है। एक होती है मिडिल इनकम इकोनॉमी, ध्यान से सुनना, एक होती है मिडिल इनकम इकोनॉमी, ठीक है। इनकम क्या होता है, इनकम होता है मतलब बेसिकली पर कैपिटा इनकम, मतलब हर इंसान के पास किसी देश में एवरेज कितना पैसा वो अर्न करता है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। उसके बेसिस में हम डिवाइड करते हैं, वी हैव लोअर इनकम, वी हैव मिडिल इनकम एंड वी हैव हायर इनकम इकोनॉमी। कौन सी, हायर इनकम इकोनॉमी, ठीक है। और जो मिडिल इनकम वाली है ना, मिडिल इनकम को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। मिडिल इनकम को एक लोअर मिडिल इनकम, ठीक है, एक लोअर मिडिल इनकम और एक अपर मिडिल इनकम, ठीक है, एक अपर मिडिल इनकम। ये सबको पता होना चाहिए आपको। और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया कहाँ पर है, लोअर मिडिल है, अपर मिडिल है, कहाँ पर है, हायर इनकम इकोनॉमी है, कौन सी जगह पे है, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास लोअर इनकम इकोनॉमी, एक होता है मिडिल इनकम इकोनॉमी, एक होता है हायर इनकम। किसके बेसिस में, कि इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी है लोगों की, ठीक है, उसके बेसिस में डिवाइड करते हैं। देखो 2024 तक अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुना, 2024 तक अगर मैं बात करूं, तो हम ऐसा मानते थे कि अगर किसी की इनकम जो है $1135 से कम है, पर इंडिविजुअल इनकम जो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, $1135 से कम है, तो वो कौन सी इनकम आएगी, वो एक लो इनकम देश होगा। ये 2024 तक का डेटा बता रहा हूं। फिर उसके बाद जिसका जो है इनकम 1136 से 4465 तक होगी, तो वो किस में आएगी, वो आएगी हमारे पास, वो आएगी लोअर मिडिल इनकम में। फिर हमने बोला कि जो 4466 से 13845 तक होगी, ये डॉलर में बात करो, वो होगी अपर मिडिल। और जिसकी 13845 से ज्यादा होगी इनकम, वो कौन सी होगी, हायर इनकम इकोनॉमी, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, बट ऑन एन एवरेज यही रहता है। जैसे अभी जो अगर मैं 2025 की बात करूं, 2025 तक क्या था, 2025 तक, वापस समझाऊंगा, मुझे डेटा लिखने दो पहले। अगर किसी की इनकम जो है $1146 से कम होगी पर कैपिटा इनकम, तो वो आएगा किसमें, लोअर इनकम में। और जिसकी 1146 से लेकर 1146 से लेकर 4000
515 के बीच में होगी, ठीक है। तो ये किस में आएगा, ये आएगा लोअर मिडल में। और जिसकी 4515 से लेकर 14005 तक होगी वो किस में आएगा, वो आएगा हमारे पास अपर मिडल। और जिसकी 14005 से ज्यादा होगी तो वो 14005 से ज्यादा वो किस में आएगा, हायर इनकम। ये डॉलर में है, ठीक है। देखो आपको ना एग्जैक्टली ये याद नहीं रखने, बट मैंने आपको दोनों स्लैब्स बता दिए, ठीक है। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान समझो कि आपके देश की, किसी देश की कितनी इनकम है, मतलब उसकी पर कैपिटा इनकम, मतलब हर लोग इंडिविजुअल जो है एक साल में कितना पैसा जो है कमाता है, ठीक है। उसकी इनकम को देखो, जो देश की नेशनल इनकम है ना वो हम पढ़ेंगे, उसको डिवाइड कर दोगे उस देश की पॉपुलेशन, वो उसकी पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। तो अगर वो 1135 से कम है, ठीक है, पर डॉलर, ठीक है, $1135 से कम किसी इंडिविजुअल की इनकम है, तो वो जो देश होगा वो लोअर इनकम वाली कैटेगरी में आता है। और जिसकी 1136 से लेकर 13,845 के बीच में है वो मिडिल इनकम में आता है। मिडिल इनकम को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, लोअर मिडिल और अपर मिडिल, मैंने आपको उनको क्राइटेरिया बता दिए। और जिसकी 13,845 से ज्यादा है वो हायर इनकम में आता है, ठीक है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो इनकम है ना वो अप्रॉक्सीमेट, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया की जो इनकम है वो अप्रॉक्सीमेट जो पर कैपिटा इनकम है वो 2600 से 2700 डॉलर के करीब है। अब मुझे बताओ 2600 से 2700 इसमें कहां पर किस स्लैब में लाई करता है, तो 2600 2700 इस स्लैब में लाई करता है। तो इंडिया जो है वो लोअर मिडल इनकम देश है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इंडिया कौन सा है, लोअर मिडल इनकम देश है। जैसे अफ्रीका वाले देश हैं वो लोअर इनकम में आ जाएंगे, इंडिया जो है मिडल इनकम में आ जाए, चाइना जो है अपर मिडल में आ जाता है, और जो हमारे बाकी देश हैं जैसे यूएसए, कनाडा वगैरह वो हायर इनकम में आ जाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी पॉपुलेशन कम है, उस बेसिस पे भी चीजें होती हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो सबसे पहले मैं ना इकोनॉमिक्स, जब आपको इसको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, तब ही काफी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे ना ये चीजें रिपीट होंगी, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशन, ठीक है, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किस तरह से रिलेशन रख रही है, उसके बेसिस में हम भी कंट्रीज को डिवाइड करते हैं। वी हैव, उसके बेसिस में कौन कौन सी हमारे पास इकोनॉमी होती है, वी हैव क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो डिफरेंट देशों के साथ कोई भी अपना रिलेशन नहीं रखती, मतलब कोई ट्रेड नहीं कर रही है किसी गुड्स या सर्विसेज में, वो क्लोज्ड इकोनॉमी आ जाएगा, ठीक है। अब ब्राजील कुछ हद तक पहले तक क्लोज्ड इकोनॉमी था, अब तो वो भी ओपन हो रहा है, बट क्लोज्ड इकोनॉमी आज के टाइम में बहुत कम एग्जिस्ट करती है। बट ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर क्या होता है कि एक कंट्री जो है वो दूसरी अदर इकोनॉमीज के साथ बिल्कुल ट्रेड करती है खुल के, दैट इज नोन एज ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन, ये तो बिल्कुल मतलब इजी सा कंसेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ, एक और तरह से हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर मतलब कौन सा सेक्टर जो है किसी देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। कौन सा सेक्टर, जीडीपी में समझाऊंगा, डोंट वरी, कौन सा सेक्टर जो है वो किसी देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर तो एक देश में जो एग्रीकल्चर है वो उस देश की जीडीपी में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मोर देन 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, जीडीपी में, तो हम बोलेंगे कि वो देश एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अब एग्रेरियन इकोनॉमी से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है, आपको पता है, क्योंकि हमारा सर्विसेज जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। इसी तरह एक होगी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होगी जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 50% से ज्यादा जो है वो उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। फिर इसी तरह सर्विस इकोनॉमी, जिनका सर्विस सेक्टर जो है वो 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा, सर्विस सेक्टर, तो उसको हम बोलेंगे वो कौन सी है, वो एक तरह की सर्विस इकोनॉमी है, ठीक है, जिसको टर्शियरी इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने पेपर में देखे होंगे। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने पेपर में देखे होंगे। फिर आपको पूछेगा टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वार्टरनरी सेक्टर भी होता है, ठीक है। देखो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, ऐसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर आप किस में इन्वॉल्व हो, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में, उसकी हार्वेस्टिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ठीक है, मतलब अर्थ से जैसे आप मिनरल्स ले रहे हो, तो एग्रीकल्चर जो भी आएगा वो सारा किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग में भी आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो भी एक तरह की प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। फॉरेस्ट्री भी एक तरह की प्राइमरी एक्टिविटी, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा किस सेक्टर में बिलोंग करते हैं। फिशिंग जो है वो भी एक तरह की आपकी प्राइमरी सेक्टर है। क्वेरिंग जो आप करते हो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वी हैव प्राइमरी एक्टिविटी। तो ऐसे सेक्टर बहुत सारी चीजें, बट इसमें क्या होता है, आप सिंपली जो भी ऐसा सेक्टर जिसमें आप
एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या हार्वेस्ट कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज के या नेचर से जो अर्थ से प्रोडक्ट है उनको ले रहे हो, वो सारे प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसमें आप फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हो, ठीक है। मान लो मैंने गेहूं लिया तो वो गेहूं इज प्राइमरी सेक्टर, बट गेहूं से मैंने बेकरी बनाई, फिनिश्ड गुड बनाया, तो वो जो ऐसा सेक्टर है वो किस में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। मतलब जो भी ऐसी, मतलब जिस भी काम से आप सेकेंडरी फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो वो सारी जो है, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं वो सारी सेकेंडरी में आती हैं। जैसे मान लो आपकी ऑटोमोबाइल को इंडस्ट्री आ गई, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल वाली इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। देन आप टेक्सटाइल को प्रोड्यूस कर रहे हो, टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाली कंपनी। आप मान लो मेटलर्जी, कोई भी मेटल की चीज़ें बना रहे हो, वो सारी इसमें आ जाएंगी। फिर शिप बिल्डिंग जो आपकी यहाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल लेके समझा दिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फिनिश गुड को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से फिनिश गुड बना रहे हो। टर्शियरी सेक्टर वो इकोनॉमी का वो सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जहां पर आप क्या करते हो, मेनली जो उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड। आपको कौन कौन सर्विस प्रोवाइड, मतलब आप गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप होटल्स में जाते हो, वहां पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। आप बैंकिंग में जाते हो तो बैंकिंग सर्विसेज हैं, तो बैंकिंग सेक्टर भी इसमें आ जाता है। आप टूरिस्ट प्लेस में जाते हो तो टूरिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। आपका इंटरटेनमेंट कोई भी एक सर्विस पार्ट है, ठीक है। आपकी जॉब्स जो है वो भी क्या है, किसमें आती है, टर्शियरी सेक्टर में। तो इंडिया टर्शियरी सेक्टर में ही अभी आगे जा रहा है, ठीक है। एक क्वार्टरनरी सेक्टर भी आजकल बहुत चला है। क्वार्टरनरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर जो है नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज, उस सेक्टर को हमने एक अलग नाम दे दिया है, दैट इज क्वार्टरनरी जो है सेक्टर, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी। नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज में हमारे पास क्या आ जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जैसे मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर आ जाता है। आईटी सेक्टर आपका आ जाता है। आपको आजकल पता है ना, आजकल बहुत सारी कंसल्टेशन फॉर्म्स हैं जहां पे आप कंसल्टेशन पर्पसेज के लिए जाते हो। ये सारे किस सेक्टर में आ जाते हैं, ये सारे क्वार्टरनरी सेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस एक दो लास्ट इकोनॉमिक्स की टाइप देखने, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि देयर आर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी। एक होती है बिहेवियर इकोनॉमी। देखो बिहेवियर इकोनॉमी समझो, बेसिकली है क्या, तुम्हें समझना जरूरी है। बिहेवियर इकोनॉमिक्स में हम लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। मान लो लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, उसमें लोगों ने उस प्रोडक्ट को लेके किस तरह से बिहेव किया, उसके बेसिस में अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करूंगा ताकि मैं फायदा ले सकूं। ये हो गया बिहेवियर इकोनॉमिक्स। मतलब जो एक ऐसी इकोनॉमिक्स जो जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है लोगों के बिहेवियर को देख के, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के या इंडिविजुअल्स के, वो आता है बिहेवियर इकोनॉमी। एक होती है वेलफेयर इकोनॉमी। वेलफेयर इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जहां पर आप लोगों के वेलफेयर की बात करते हो, ना ही सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। मतलब लोगों का इकोनॉमिक वेलबींग के साथ जो है लोगों का ओवरऑल वेलबींग भी हो, मतलब अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, दिस दैट चीजों में भी ध्यान दो, तो वो आ गया वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसी तरह आपका एक सर्कुलर इकोनॉमिक्स। सर्कुलर इकोनॉमिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, आजकल सर्कुलर इकोनॉमिक्स काफी न्यूज में रहता है। सर्कुलर इकोनॉमिक्स मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स में जो आपकी इकोनॉमी है उसमें रीयूज रीसाइकिल का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व करो ताकि पोल्यूशन वगैरह कम हो, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कम हो। तो वो इकोनॉमी कौन सी आ जाती है, सर्कुलर इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये था आपकी इकोनॉमिक्स के कुछ चीजें जो आपकी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का एक मेजर पार्ट बनाती हैं। यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपके सिलेबस में जो मेंशन था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई थिंक कि आगे बढ़ने से पहले ये रिवाइज करना जरूरी है, फिर हम आगे कवर करेंगे, आरबीआई पे मूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, इकोनॉमी है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड की मैनेजमेंट करना। इकोनॉमिक्स एक साइंस भी और आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम बेसिकली किसी भी जगह की इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। मान लो इकोनॉमिक बिहेवियर लोगों का एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, बट हमारे पास इकोनॉमी एक एरिया ऑफ डोमेन है, जिस एरिया की हम एम्प्लॉयमेंट को स्टडी कर रहे हैं या हम उसका प्राइस लेवल स्टडी कर रहे हैं चीज़ों का, वहाँ पर जनरल प्राइस लेवल कितना है, ये सब इकोनॉमी में देखते हैं। साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ, ये आपने मतलब फैक्चुअल चीज़ें याद करनी है यहाँ से। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, माइक्रो में इंडिविजुअल फॉर्म से रिलेटेड बात करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है किसी भी इकोनॉमिक फिनोमिनन को आप एक्सप्लेन करते हो जो फिनोमिनन एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप हाइपोथेटिकल नहीं बोलते, बट नॉर्मेटिव में आप किस तरह से इकोनॉमी होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा आइडियल कंसेप्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जहां पर भी आपके दिमाग में गेन वाली चीज़ है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहां पर आप विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन, मतलब मान लो अपनी हॉबी प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर बंदा बोलता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी क्यों, तो नहीं करोगे तो भाई मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करोगे अपनी, ठीक है। On the basis of control and regulation, we have liberal free economy, we have command economy, we have mixed economy. Liberal free economy का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी
जहां पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है, ठीक है। इसका एक्सट्रीम केस इज लेज़र फेयर इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसे कहते हैं, यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल। कमांड इकोनॉमी में सोशलिस्ट हो गया, कम्युनलिज्म हो गया। सोशलिस्ट कम्युनलिस्ट एक ही चीज है, बट फर्क ये है कि कम्युनलिज्म में ज्यादा वो आ जाता है कि मतलब एक क्लास स्ट्रगल के लिए रेवोल्यूशन ले आओ कि ताकि वहां पर एक तरह का कॉपरेशन वाला सिस्टम जो इस्टेब्लिश हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बन जाए। मिक्स्ड इकोनॉमी केस इंडिया है जहां पे प्राइवेट पब्लिक दोनों है। फिर मैंने इनकम के बेसिस पे लोअर मिडिल इनकम कंट्री, जिसका मैंने आपको क्राइटेरिया भी बता दिया। थोड़ा एवरेज क्राइटेरिया याद रखो, इंडिया जो है वो लोअर मिडल में आता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स वी हैव अगेरिया, अगर 50% से ज्यादा है जो प्रोडक्शन में जीडीपी में जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दे रही है तो अगेरियन है। इंडस्ट्रियल, अगर मैन्युफैक्चरिंग दे रही है तो वो इंडस्ट्रियल है, और अगर सर्विसेज टर्शरी दे रहा है तो वो सर्विस सेक्टर। फिर प्राइमरी टर्शियरी क्या होता है? प्राइमरी में एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरमैन, जहां पर डायरेक्टली आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज प्राइमरी। जहां पर आप उनसे फिनिश्ड गुड बना रहे हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी। जहां पर आप जो है सर्विस किस सॉर्ट की प्रोवाइड कर टर्शियरी, जहां पर नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी, दैट इज क्वार्टरनरी। फिर हमने देखा वी हैव बिहेवियर इकोनॉमी, जहां पर लोगों के बिहेवियर के बेसिस में जो है इकोनॉमिक्स वो होता है, वहां पे स्टडी किया जाता है। वेलफेयर इकोनॉमिक, जहां पे लोगों के वेलफेयर, ऑल अराउंड वेलबींग की बात की जाती है। आगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वेलफेयर इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही फर्क है, ग्रोथ में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव देखते हैं कि पैसा कितना कमाया, बट डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें। फिर यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट भी आता है। सर्कुलर इकोनॉमिक्स, आप कैसे इकोनॉमिक्स को मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के कंसेप्ट करके पोल्यूशन को कम करते हो, अपनी इकोनॉमिक्स को लेके चलते हो, तो वो आ गया आपका सर्कुलर इकोनॉमिक्स। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, देखो आपके सिलेबस में एक और टॉपिक मेंशन है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। क्या? मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी लाने का काम जो होता है वो होता है आरबीआई का, तो इसके साथ ही हम मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे, और फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का काम है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका जो टॉपिक चलेगा ना, अभी जो आधा पौना घंटा जो हम टॉपिक अब पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे पहले, और उसका रोल क्या है वो, और आरबीआई का रोल ही मॉनेटरी पॉलिसी लाना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो आपका टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। देखो आपके सिलेबस में एक तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया, फिर इसके बाद एक रोल ऑफ आरबीआई आपके सिलेबस में, तो वो कवर होगा। उसके साथ आपका एक और टॉपिक है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, अलग से टॉपिक है, उसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी वाला कंपोनेंट इसी के साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए, चीजें चल के आ रही है। देखो आरबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा अपेक्स, ठीक है, ऊंचा मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो भी पैसों का रिलेटेड इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा है वो है आरबीआई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इतना तो आपको क्लियर है। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इंडिया सेंट्रल बैंक अगर कोई बोला जाए वो कौन सा? आरबीआई, जो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट करता है किसके? इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, इंडिया बैंकिंग सिस्टम, इसको रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का। ठीक है, सबसे पहली बात, आरबीआई बना किसकी रिकमेंडेशन में, ये क्वेश्चन आता है। तो आरबीआई जो बना वो बना है रिकमेंडेशन ऑफ किसकी? एक यंग कमेटी बनी थी, पूरा नाम अगर मैं बोलूं हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमीशन बोल सकते हो, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे हमने आरबीआई को बनाया। कब बनाया? अप्रैल 1935। ठीक है, कौन सा एक्ट है जो आरबीआई को गवर्न करता है? एक एक्ट लाया हमने, दैट इज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जब आरबीआई आया था ना, तो आरबीआई नेशनलाइज नहीं था, मतलब उसमें पूरा गवर्नमेंट का स्टेक सबसे ज्यादा नहीं था। तो आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया हमने? ये सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आरबीआई को हमने नेशनलाइज किया बेसिकली 1949 में। कब? 1949। और जब हमें इसको नेशनलाइज किया तो पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर इसके कौन बने? पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर जो हैं इसके बने कौन? सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख was the first Indian RBI गवर्नर। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, बट पहले इंडियन गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका हेडक्वार्टर जो है ना, पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो पहले कहां पर होता था? इसका हेडक्वार्टर होता था कोलकाता में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर होता था? कोलकाता में। हमने 1937 में बनाया था, बट बाद में हमने इसको शिफ्ट करके कहां पर कर दिया? मुंबई। एट प्रेजेंटली आपको पूछे आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। आपने अभी तक सुना होगा कि शक्तिकांत दास वॉज द आरबीआई गवर्नर। ठीक है,
और शक्तिकांत दास 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर थे, वो 25 नंबर के थे। कौन? शक्तिकांत दास। इसके बाद जो प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैं जो 26 नंबर वाले, ये नंबर भी पता होना चाहिए, जिन्होंने बेसिकली दिसंबर 2024 के बाद एज गवर्नर जो है वो टेन्योर स्टार्ट के, दैट इज संजय मल्होत्रा। तो ये नाम भी आपने याद रखेंगे, आरबीआई के सिलेबस में तो उनके वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब आरबीआई के डिफरेंट लोकल बोर्ड्स भी हैं, जैसे मुंबई तो एक है ही है इसका हेडक्वार्टर, देन कोलकाता में भी है, चेन्नई में है, न्यू दिल्ली में भी इनके लोकल बोर्ड्स भी। आरबीआई में गवर्नर होते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की पोस्ट होती है, ठीक है, उसका और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पहले तो तुम्हें आरबीआई के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी। सबसे पहले आरबीआई इंडिया का जो सबसे बड़ा मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम इसी का है। इसको बनाने में कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन लगी थी? हिल्टन यंग कमीशन, अप्रैल 1935 में बना ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1930। इसको नेशनलाइज 1949 में किया गया। इसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पर पहले इंडियन गवर्नर दैट इज सी डी देशमुख। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में था इनिशियली, बट बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया, और प्रेजेंट इसके गवर्नर जो है दैट इज संजय मल्होत्रा। यहां पर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखेंगे दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ बेसिकली आरबीआई, ठीक है। अब यहां पर मिक्स चलेगा, यहां पे आपका आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी अब मिक्स चलेगी, तो ध्यान से समझना। मैं आपको बता दूंगा बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात आरबीआई का रोल, आरबीआई का फंक्शन है। देखो इंडिया को समझो, यहां पे लिख देता हूं फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस या रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। देखो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से, जैसे आईएमएफ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब जगहों पे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई का मेन काम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम है बेसिकली, वो मेन काम है इनका हमारे इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना। मैं अभी समझाऊंगा महंगाई को रेगुलेट करना, बट सबसे पहला है आरबीआई का काम नोट इशू करना। नोट इशूइंग अथॉरिटी जो है, इशूइंग अथॉरिटी वो कौन है? आरबीआई, ठीक है। आपके देश में जो भी नोट इशू होते हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई। सिर्फ एक्सेप्ट लिख दो, एक्सेप्ट कौन सा छोड़ के? 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट जो है वो ये इशू नहीं करता, और कॉइन ये इशू नहीं करता, ठीक है, कॉइन्स भी इशू नहीं करता, ठीक है। तो ये कौन इशू करता है? 1 रुपए का नोट और कॉइन इशू करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी का है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी जितने भी नोट्स हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, और लिखा होता है मैं धारक को डैश डैश रुपए, जितने भी रुपए हुए अदा करने का जो है वचन देता हूं। मतलब कहने का मतलब है वो आपकी एक अथॉरिटी, उसको कौन साइन करके दे रहा है? गवर्नर साइन करके दे रहा है आरबीआई का, कि कहीं भी तुम लेके जाओगे ये नोट चलेगा, ठीक है, वो बेसिकली होता है। तो बेसिकली जो भी देश में हमारे नोट इशुइंग अथॉरिटी है वो आरबीआई है, ठीक है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन्स। ये 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो है वो कौन लाता है? फाइनेंशियल सेक्रेटरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा ना कई बार किसी की स्टैंप में वो गवर्नमेंट जो है वो इतना कॉइन जो है इशू कर देती है, क्योंकि कॉइन इशू करना जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट काम है। बाकी सारे नोट जो है वो आरबीआई जो है वो इशू करता है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट, बट सर्कुलेट, एक बार ना यूपीएससी ने इधर कंफ्यूज किया था। यूपीएससी ने ये बोला कि 1 रुपए का नोट या कॉइन जो है उसको इशू करने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको फाइनेंस सेक्रेटरी, बट इसको सर्कुलेशन में कौन लाएगा? सर्कुलेशन में मतलब मार्केट में कौन लाएगा? सर्कुलेशन में लाने का काम जो है इसका भी आरबीआई का है, बट इसको जो है इशू करने का, 1 रुपए के नोट और कॉइन की बात कर रहा हूं, वो कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। बाकी सारे नोट कौन इशू करता है? वो आरबीआई ही इशू करता है। दूसरा, बैंकर टू द बैंक, बैंकर टू द बैंक ऐसे भी बोलते हैं आरबीआई को, और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तुम्हें पैसा चाहिए, तुम किसके पास जाओगे? बैंक के पास जाओगे। बैंकों को पैसा चाहिए, वो कहां जाएगा? आरबीआई के पास। तो आरबीआई इज बेसिकली द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये चीज भी तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आरबीआई के और क्या फंक्शंस हैं? रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर फंक्शन, ठीक है। रेगुलेटरी हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल मतलब सुपरवाइज करना जितने भी बैंक्स हैं, इन इवन बैंकों को छोड़ के। देखो आरबीआई की रेगुलेटरी पावर, एक तो आरबीआई एक्ट 1934 से निकलती है, और एक हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949। दोनों से आरबीआई पावर्स लेता है और रेगुलेट करता है बैंक्स को, इनफैक्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी रेगुलेट करता है। मतलब कोई भी नया बैंक नया बैंक नहीं खोल सकता जब तक उसको लाइसेंस ना मिले आरबीआई से। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, रेगुलेटिंग और सुपरवाइजरी रोल, ठीक है। उसके बाद और क्या आरबीआई का रोल है? आरबीआई जो है वो कस्टोडियन है फॉरेन रिजर्व का। जितना भी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, डॉलर है, पैसा या गोल्ड, ये सारा कौन संभाल के रखता है? तो फॉरेन रिजर्व को कस्टोडियन किसी कस्टडी में होता है, दैट इज इन द कस्टडी ऑफ
आरबीआई, तो ये भी याद रखना है। तो जितना भी हमारा बाहर मान लो कोई डॉलर है, रियाल है, डिफरेंट करेंसीज हैं, उनको रिजर्व, जो इंडिया का रिजर्व है उसको मेंटेन करने का काम किसका है? आरबीआई का ही मेंटेन है, ठीक है। और गवर्नमेंट को कौन पैसा देता है? बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पैसा देने का भी काम जो है वो किसका है? आरबीआई का। अगर गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज को इशू करती है लोगों से पैसा इकट्ठा करने, बट वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती, वो किसके थ्रू इशू करवाती है? आरबीआई के इशू है। मतलब जितना भी ये सारा काम है ना, ये सारा काम किसका? आरबीआई का। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो मैं वापस समझाऊंगा। देखो ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया, इसको बार बार नहीं देखा मैंने। सबसे पहले आपको आरबीआई के फंक्शन बताए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। सबसे पहला, जितने भी हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फर्म्स हैं, चाहे वो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम आरबीआई का है। जितने भी इंडिया में नोट्स इशू होते हैं सब आरबीआई इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। वो 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो है वो इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उसको भी सर्कुलेशन में लाने का काम आरबीआई का है। बड़े आराम से समझा रहा हूँ, चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक तो बैंकर्स टू द बैंक है, हमें पैसा चाहिए हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक को पैसा चाहिए तो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई का रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी रोल भी है। रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी रोल इस तरह से कि मतलब मान लो अगर कोई बैंक है वो डूबने वाला है तो उसको सुपरवाइज रेगुलेट करने वाला कोई अथॉरिटी तो हो गया, दैट इज नोन एज आरबीआई। तो ये दो एक्ट से अपनी पावर लेते हैं कि 1934 का आरबीआई एक्ट और दूसरा 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी रोल के लिए पावर्स लेता है। फॉरेन रिजर्व का कस्टोडियन, मतलब जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है वो मेंटेन करेगा। और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी ये इशू करेगा, क्या मतलब पैसा इशू करेगा। और गवर्नमेंट के बिहार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में लाना और मार्केट से पैसा रेज करना, ये सारा काम भी किसका है? ये सारा काम भी किसका? आरबीआई का, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये आपका अलग टॉपिक शुरू हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी का काम करना भी किसका है? आरबीआई का। पहले तो पूरा आरबीआई देखती थी, बट अब हमने गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ मिलकर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी है, उसका काम है सारा देखना। देखो अब बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी होता है मनी, मनी के लिए पॉलिसी, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना मनी सप्लाई को। तो मनी सप्लाई, देखो इंडिया जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें डिमांड एंड सप्लाई पे सब कुछ नहीं चलता, गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है। अब गवर्नमेंट किस तरह से रेगुलेट करती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करती है वो फिस्कल पॉलिसी से रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को, और जो आरबीआई के थ्रू रेगुलेट करती है दैट इज नोन है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से हम क्या करते हैं? मनी सप्लाई कितनी होगी मार्केट में उसको हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कि कैसे कंट्रोल करती है? डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस में। किसके बेसिस में? इंटरेस्ट रेट के बेसिस में। बट हमें मनी सप्लाई को क्यों रेगुलेट करना होता है? इन्फ्लेशन को देखने के लिए, महंगाई को देखने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को देखने के लिए, ठीक है। देखो यार सिंपली, अगर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करे, अब आप देखते हो कई बार महंगाई बोलते हैं ना, महंगाई बहुत बढ़ गई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेप लिए, कमेटी ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ स्टेप लिए और महंगाई कम होगी। इसका मतलब कोई ना कोई टूल्स है ना, कोई जिसकी वजह से हम क्या करें, हम पैसों को बेसिकली, पैसों की सप्लाई को मार्केट में जो है रेगुलेट कर पाए, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से हम मार्केट में कितना पैसा होगा उसको रेगुलेट करते हैं, ताकि मार्केट में महंगाई जो है वो ज्यादा ना बढ़े। बट महंगाई अगर बिल्कुल कम हो जाएगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, उसको भी हमें रेगुलेट करना है। ये सारी चीजें किसमें आती है? मॉनेटरी पॉलिसी। पहले तो मैं ये पता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी में है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी होता है मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। मनी सप्लाई रेगुलेट करनी क्यों है? मनी सप्लाई के साथ ही इन्फ्लेशन जुड़ा है। मनी सप्लाई के बेसिस में हम डिसाइड करते हैं कि महंगाई होगी कि नहीं होगी, तो हमें महंगाई भी कम करनी है। अगर महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी ना तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी देश में, तो बट उतनी कम भी नहीं होनी चाहिए महंगाई की, ग्रोथ ही रुक जाए। तो ये सारी चीजें रेगुलेट करना मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, ठीक है। पहले मैं 2 मिनट में समझाता हूं इन्फ्लेशन का मनी सप्लाई के साथ क्या लेना देना, तभी आपको मॉनेटरी पॉलिसी पूरी समझ आए। देखो इन्फ्लेशन, वैसे इन्फ्लेशन पूरा एक अलग टॉपिक है, और एक होता है डिफ्लेशन, ठीक है। मतलब मैं सिंपल तुम्हें समझाऊंगा ताकि तुम्हें मॉनेटरी पॉलिसी इस टाइम क्लियर हो जाए। इन्फ्लेशन होता है मार्केट में महंगाई होना, मतलब चीजें महंगी हो जाना, ठीक है। जितनी मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, मनी सप्लाई मतलब जितना मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होने का मतलब जितना लोगों के पास पैसा ज्यादा है उतनी महंगाई ज्यादा होगी। क्या होगी? महंगाई ज्यादा। कैसे? ठीक है, तुम्हारे पास, मैं सोचता हूं पहले लोगों के पास पैसा कम था, ठीक है, मानो तो लोग पहले खाना खाएंगे कि पहले डिफेंडर लेने जाएंगे या रूबिकॉन लेने जाएंगे? नहीं ना जा रहे। अब मानो लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, सब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है,
तो भाई सब लोग डिफेंडर लेने चले जाएंगे, तो डिफेंडर की क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब डिफेंडर की इतनी डिमांड बढ़ेगी तो डिफेंडर को जो पैदा करने वाली कंपनी है वो उसका प्राइस बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। तो मैं एक सब्जी मंडी में गया आलू लेने के लिए, आलू वहां पर सिर्फ एक ही बोरी था, तो वहां पर 200 बंदा आ गया वो आलू लेने के लिए, तो वो दुकानदार जो बेचने वाला होगा ना वो आलू का प्राइस बढ़ा देगा। तो एक बोलेगा 20 रुपए के मुझे दे दे 2-3 किलो, वो दुकानदार बोलेगा नहीं 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 नहीं, बहुत ग्राहक हैं लेने वाले, तो मैं 20 के क्यों बेचूं, मैं 40 के बेचूंगा। तो ध्यान से सुनो, जब भी लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है तो क्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, महंगाई। तो ये लिंक है मॉनेटरी पॉलिसी और महंगाई का। अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, मार्केट में मॉनेटरी सप्लाई कम कर देता है, मनी सप्लाई कम कर देता है। तो जब मॉनेटरी सप्लाई या मनी सप्लाई मार्केट में आरबीआई कम कर देता है, लोगों के पास पैसा कम बचता है, उनसे लोगों से पैसा खींच लेता है आरबीआई। मैं बताऊंगा कैसे खींचता है, लोगों से पैसा खींच लेता है। लोगों से पैसा खींच लेगा तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, पैसा कम बचेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा लिंक आपको समझना है महंगाई का। और डिफ्लेशन क्या होता है, मतलब चीजें सस्ती होगी बहुत ज्यादा। अब अगर चीजें बहुत ज्यादा सस्ती होगी, मान लो मैं किसी चीज को बनाने में 50 रुपए खर्चा कर रहा हूं, बट उसके दाम बहुत कम हो गए, वो मार्केट में सिर्फ 52 रुपीज का बिक रहा है, और मेरे को इसको बनाने में मान लो 5 रुपए खर्चा आ रहा है, ठीक है, 50 रुपए की चीज मुझे बनाने में 5 रुपए जो है एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, बट मैं उसको सिर्फ 52 रुपए का बेच पा रहा हूं, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है 3 रुपए। तो क्या मैं चीजों को बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, इसका मतलब ग्रोथ रुक जाएगी। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा डिफ्लेशन होगी, मतलब बहुत ज्यादा सस्ती चीजें होगी, तो कोई भी चीजों को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में पैसा डालेगा, मार्केट में पैसा पंप करेगा आरबीआई, तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड रेज करेंगे, चीजें वापस महंगी होने लगेंगी। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि आरबीआई कैसे जो है चीजों को रेगुलेट, अभी हम पढ़ेंगे आरबीआई क्या क्या टूल यूज करता है, बट तुम्हें ये पहले समझना जरूरी। देखो इकोनॉमिक्स सब समझने पे है, इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा नहीं है रटा मारने वाला। तो अगर ये सोच, और जैसे आपके आजकल पेपर आए तो रटा तो वैसे भी नहीं चलेगा, इसलिए इन चीजों को समझो। मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, चाहे एक चीज को एक्स्ट्रा 15-20 मिनट लग जाए बट उसको क्लियर कर लो। मैंने आपको सिंपली ये समझाया कि महंगाई क्या होता है, चीजों का महंगा होना। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो चीजें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड करते हैं तो उन चीजों का प्राइस बढ़ जाता है। तो आरबीआई क्या करेगा, लोगों से पैसा जो है खींच लेगा। जब वो पैसा खींच लेगा, लोगों के पास पैसा कम बचेगा, पैसा कम बचेगा, लोग डिमांड कम करेंगे और चीजों के प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आरबीआई मार्केट से कभी पैसा खींचता है, कभी मार्केट में पैसा पंप करता है। जब आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, महंगाई को रोकना होता है, तो वो मार्केट से पैसा खुद की तरफ खींच लेता है। और जब आरबीआई को देख रहा है कि मार्केट में बिल्कुल भी इन्फ्लेशन नहीं है, मतलब चीजों का प्राइस बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर तो ग्रोथ रुक जाएगी। फिर आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में पैसा पंप कर देगा, पैसा डाल देगा। ये होता है मनी सप्लाई का इन्फ्लेशन से लेना देना। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चलेंगे कि आरबीआई क्या क्या टूल यूज करता है पैसों को जो है कंट्रोल को रोकने में। सबसे पहले आपने इसमें एक चीज समझनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक देखो इन्फ्लेशन की बात करें तो पहले इन्फ्लेशन को ही लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2016 में, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने 2016 में क्या किया, एक अमेंडमेंट की। किसमें अमेंडमेंट की, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में। ध्यान से सुनना, आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अमेंडमेंट करी। अमेंडमेंट करके एक चीज लाई, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल, ध्यान से सुनना, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये किसने लाया, बेसिकली ये आरबीआई ने लाया, ये हमारी गवर्नमेंट ने लाया। क्या लाया, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। अब 2016 में किसमें अमेंडमेंट करी, आरबीआई 1934। इसके तहत बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हर 5 साल के बाद, कितनी देर के बाद, हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई के साथ कंसल्ट करके, किसके कंसल्ट करके, आरबीआई के साथ कंसल्ट करके हर 5 सालों में इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो फिक्स करेगी। ठीक है, और ये सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ है, 2016 में। तो 2016 में गवर्नमेंट ने क्या टारगेट फिक्स किया, 4%। मतलब इन्फ्लेशन जो है वो देश की 4% रहनी चाहिए। अब एग्जैक्टली 4% तो रह नहीं ना सकती, ऊपर नीचे तो जाएगी, महंगाई का रेट ऊपर नीचे जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला +-2 हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर ही आपको रखनी है, मतलब 4 में 2 ऐड करो तो 6%, मतलब हाईएस्ट टॉलरेंस लिमिट जो है 6%, और 6% से ऊपर महंगाई नहीं जानी चाहिए, और कम कितना, 4 में से दोगे 2%, और 2% से नीचे भी महंगाई नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये किसने, आरबीआई किसने सेट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ मिलकर, और बोला हर 5 साल के बाद इसको रिव्यू करेंगे, चेंज कर सकते हैं। फिर 2021 में वापस रिव्यू हुआ। जब वापस रिव्यू और देखा गया ये अभी ठीक है, तो 2021 में भी 2026 तक अब क्या चल रहा है, 4% +-2। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्या मैं क्या समझा रहा हूँ, सुनो।
देखो महंगाई कितनी रखनी है उसमें कुछ तो सेट मार्क होगा ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में आरबीआई एक्ट में एक अमेंडमेंट करी 2016 में 1934 वाले एक्ट में, और ये बोला कि जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है वो कितना होना चाहिए। हमारा इन्फ्लेशन टारगेट 4% ±2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 4+2 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, और हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्ट करके अगर 4% की जगह 5% करना चाहे 6% वो कर सकती है। ठीक है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ने जो है वो किया। ठीक है, और दूसरा मेन काम गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2016 में एक कमेटी बनाई। ठीक है, ध्यान से सुनना, डैट 2016 में एक बात चली, डैट एक कमेटी बनेगी, डैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है बेसिकली देश में मॉनेटरी पॉलिसी को लाना, मतलब प्राइस को स्टेबल रखना। प्राइस को स्टेबल रखना, प्राइस स्टेबिलिटी की वजह से ही इन्फ्लेशन रेगुलेट होगी, तो प्राइस को स्टेबल रखने का काम किसका होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेन बॉडी है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो इसके बारे में आपको अच्छा खासा पता होना चाहिए। ठीक है, और पहली बात तो जब इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो बिल्कुल इसको स्टैट्यूटरी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल गई ना। तो बेसिकली हमने जो है फाइनेंस एक्ट, एक एक्ट लाना है इसके लिए 2016 में आरबीआई एक्ट को अमेंड करके, तो इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है, मतलब एक लॉ भी है इसके पीछे, ये भी याद रखना। ठीक है, तो कब 2016 में हमने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाई जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइस को मार्केट में मेंटेन करना। ठीक है, दिस इज क्लियर। इसमें कितने मेंबर्स है इसके बारे में अच्छे से पढ़ें। इसमें 6 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं टोटल, 6 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर्स, 6 में से 3 मेंबर्स जो है वो आरबीआई की तरफ से आएंगे और 3 मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। ठीक है, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। ठीक है, टोटल कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब मान लो इन्होंने, ध्यान से सुना, मान लो अब इन्होंने क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन कैसे लेंगे, 6%, तो 6% वोट करेंगे। क्या करेंगे, वोट करेंगे। 6 के 6% जो है वो वोट करेंगे और जो ज्यादा वोट होंगे तो उसके बेसिस में डिसाइड हो जाएगा। बट मान लो अगर 3 बंदों ने यस वोट कर दिया और 3 बंदों ने नो वोट कर दिया, फिर कैसे डिसीजन लिया जाएगा। फिर डिसीजन इस तरह से लिया जाएगा, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है, इस चेयरपर्सन कौन है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ध्यान से सुनना, आरबीआई गवर्नर। कौन है, आरबीआई गवर्नर। तो उनको एक बेसिकली कास्टिंग वोट दिया गया। तो मतलब अगर सपोज को टाई अप हो जाता है तो वो एक एक्स्ट्रा वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस में जहां पर वो कास्ट करेंगे वोट तो वो जीत जाएगी, तो वही चीज जो है मानी जाएगी। तो ये आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो कितने सालों के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं 4 सालों के लिए। ठीक है, अपॉइंट किए जाते हैं 4 सालों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकते, नॉट रीअपॉइंटेड, ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कितनी बार मिलना है, एक साल में एटलीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम 4 बार ये मिलेगी, 4 टाइम। बट ये हर 2 महीने के बाद मिलते हैं, तो एक साल में 6 बार तो ये मिल ही जाते हैं। बट 6 बार नहीं भी मिला, बट एटलीस्ट 4 बार तो इनको एक साल में मिलना ही है। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने के लिए क्या क्वोरम चाहिए, मतलब कितने बंदे तो होने ही चाहिए तभी मीटिंग स्टार्ट होगी, 4 मेंबर। 6 में से अगर 4 मेंबर्स हैं तो मीटिंग स्टार्ट हो सकती है, अगर 4 मेंबर नहीं है तो मीटिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये सब चीजें आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं सारे आरबीआई के टूल्स पढ़ाऊंगा जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बट आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। पहले मैंने आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझाया, फिर मैंने आपको बोला 2016 में एक फाइनेंस एक्ट लाया आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके, जिसमें हमने सबसे पहले एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क लाया। हमने ये बोला कि हर 5 सालों के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ मिलकर एक टारगेट बनाएगी, कितना उन्होंने वो उसको रखना है। ठीक है, महंगाई को कितना रखना है, इन्होंने बोला 4% रखेंगे हम, 16 से 21 से 26 यही चल रहा है, 4% रखेंगे। 4% +-2 हो सकता है, +2 मतलब 6, तो हाईएस्ट टॉलरेंस लिमिट है 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए महंगाई, और 4-2 2 से नीचे भी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पर ये चीज आई। दूसरी चीज यहाँ पर आई कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनेगी, जो इसको एक तो स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल गई और दूसरा इसका काम है प्राइस को मेंटेन करना। इसमें 6 मेंबर्स होंगे, 3 आरबीआई की तरफ से आएंगे, 3 गवर्नमेंट के। इसके चेयरपर्सन होंगे आरबीआई के गवर्नर, जिनको एक कास्टिंग वोट मिलेगा। मान लो टाई हो जाता है 3-3 पे, तो आरबीआई गवर्नर का एक्स्ट्रा वोट डाल सकते हैं। ये 4 साल के लिए जो भी मेंबर्स हैं इसके अपॉइंट होंगे, 4 साल के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकते, और एक साल में एटलीस्ट 4 बार इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मिलना है। इसका क्वेरम ये है कि 4 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, तब जाके मीटिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, और इनफैक्ट जो आरबीआई है ना, वो एक डॉक्यूमेंट भी पब्लिश करता है, ये आपको पेपर में आ सकता है कि एक डॉक्यूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, वो हर 6 महीने में कौन पब्लिश करता है, तो रिजर्व बैंक
पब्लिश करता, आरबीआई पब्लिश करता है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जो तुम्हें पागल करता था आज तक, मॉनेटरी पॉलिसी टूल, उसको समझेंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे पेपर में, ठीक है। चलो इसको कवर कर लेते हैं। देखो अगर आपको मेरा पढ़ाना ये अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और आप इसको शेयर भी कर सकते हो ताकि ये जो मेरा इनिशिएटिव है जहां तक मैं पहुंचाना चाहूँ पहुंच सके, इसको सब्सक्राइब करना है। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उसको जरूर ज्वाइन करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कब क्लास होती है, ये वो सब क्लासेस यहीं पर होती है यूट्यूब में, बट उसकी टाइमिंग वगैरह आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप में पता चल जाएगी, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ठीक है। इसमें दो तरह के टूल होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव टूल, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स वाला ना, क्वालिटेटिव नंबर्स छोड़ के मतलब और तरीके, क्वालिटेटिव टूल। अब ये टूल क्या है, टूल मतलब कि जो आरबीआई है वो किन किन मेथड्स की वजह से मॉनिटरी सप्लाई को, मैंने आपको बोला आरबीआई का काम है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। जब आरबीआई को लगे कि महंगाई ज़्यादा हो गई है मार्केट में, तो वो क्या करना है, उसका काम है मार्केट से पैसा खींचना, और जब उसे लगे कि महंगाई बिल्कुल कम है तो मार्केट में पैसा डालना, क्योंकि अगर पैसा लोगों के पास ज़्यादा होगा तो चीज़ें महंगी होगी, अगर पैसा कम होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी। बस ये आपको समझना है, ठीक है। अब आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो आता है क्वांटिटेटिव टूल से ज़्यादा, क्वालिटेटिव टूल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्वांटिटेटिव टूल्स में मतलब क्वांटिटेटिव टूल्स में हम बेसिकली ये होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के, मतलब कितना लोगों को लोन मिलेगा, जितना ज़्यादा लोगों को लोन इजीली मिलेगा, सस्ता मिलेगा, उतना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा। बस ये होता है क्वांटिटेटिव टूल। और क्वालिटेटिव टूल होता है जैसे आरबीआई जो है मॉडल सवेशन, मॉडली समझाती है लोगों को, ये सब चीज़ें क्वालिटेटिव, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन क्वांटिटेटिव टूल से आता है, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, बैंक रेट, ठीक है, फिर आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, उसके बाद हमने एसएलआर पढ़ना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, फिर हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह आरबीआई रिलीज करता है, उसके बाद हमारा रेपो रेट आ जाता है, देन वी हैव रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आ जाता है जिसको एमएसएफ कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसके अंदर रेपो रेट वगैरह आ जाता है। क्या मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ बाकी देख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या है क्वालिटेटिव टूल में, इसके तो नाम भी याद कर लोगे तो वो भी क्लियर हो जाए। एक तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट को कैसे आप रेशनलाइज करोगे, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। देन वी हैव मॉरल सवेशन, इसके बारे में पता होना चाहिए, मॉरल सवेशन, ठीक है। और तीसरा आ गया हमारा मिनिमम मार्जिन लाइन, ठीक है, मार्जिन लाइन। अगर ये पूछे ये किस में आते हैं, ये आते हैं क्वालिटेटिव टूल में, और ये सारे किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव टूल में। क्वांटिटेटिव टूल की हेल्प से हम देखेंगे लोगों को कितना क्रेडिट मिलेगा, जैसे आप लोन लेने जाते हो ना, कितना सस्ता क्रेडिट मिल रहा है, कितना महंगा क्रेडिट मिल रहा है, लोगों को उधार मिल रहा है। अगर लोगों को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार मिल रहा है तो लोग ज्यादा उधार लेंगे बैंकों से, तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी। अगर आपको बैंक ही 14% इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको उधार दे रहा है तो आप लोगे नहीं, लोगे ना। तो अगर 7% इंटरेस्ट पे दे रहा है तो आप ले लोगे। उसको रेगुलेट करेगा आरबीआई, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई रेगुलेट होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। इन सब से तुम्हें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सब में तुम्हें सीखना क्या है, इसमें यह सीखना है कि अगर बैंक रेट आरबीआई बढ़ा रही है उसकी वजह से इन्फ्लेशन पे क्या असर है, और अगर बैंक रेट कम कर रही है उसकी वजह से इन्फ्लेशन पे क्या असर है, बैंक रेट होता क्या है, बस ये तीन चीज। इसी तरह सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये चीजें समझनी है, बट ये इतना भी इजी नहीं है, अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो चीजें कवर होंगी, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज से स्टार्ट करते हैं, बैंक रेट का क्या असर होता है। देखो सबसे पहली बात, बैंक रेट होता क्या है। बैंक रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई जो है, आरबीआई उधार देता है, किसको उधार देता है, कमर्शियल बैंक को। आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक मतलब जो भी कमर्शियल बैंक है, मान लो आपका एसबीआई बैंक है या आपका एचडीएफसी है, ठीक है, जेके बैंक है, ये सारे अगर आरबीआई से लोन लेना चाहते हैं तो आरबीआई इनको जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा उसको बोलेंगे बैंक रेट। सबसे पहली बात ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब लंबे समय के लिए अगर बैंकों को लोन चाहिए आरबीआई से तो वो किस रेट पे देगा, वो बैंक रेट पे देगा, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब देखो बैंक, मान लो आरबीआई जो है वो बैंक रेट को बढ़ा देती है, ध्यान से सुनना, ये कहना क्या चाहता हूँ, बैंक रेट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। मान लो पहले ये 6%, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ये 6% नहीं है, ज्यादा ही होगा, आगे पीछे होगा, ठीक है। अगर इसको आरबीआई 12% कर देती है, ठीक है, 6% से 12% कर देती है,
पहले मेरी बात बताओ, पहले बैंकों को 6% पे आरबीआई से लोन मिल जाता था, अब बैंकों को 12% पे आरबीआई से लोन मिल रहा है। तो क्या बैंक आरबीआई से लोन लेने जाएंगे? नहीं लेने जाएंगे। अगर बैंक आरबीआई से लोन नहीं ले रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर बैंक आरबीआई से लोन नहीं ले रहे हैं तो बैंक आगे लोगों को लोन कहाँ से देंगे? तो बैंक लोन जो है वो लोगों को भी प्रोवाइड नहीं करें तो लोगों को भी बैंक कम लोन प्रोवाइड करेंगे। तो लोगों के पास लोन जो है वो कम आ रहा है या महंगा आ रहा है तो लोग नहीं जाएंगे लोन लेने के लिए। इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास जो है सप्लाई क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। और मैंने आपको बोला कि जब भी मनी सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से मार्केट से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है कौन? आरबीआई। ठीक है, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तुम्हें कुछ पता नहीं चला, मैं वापस समझाता हूँ। देखो, बैंक रेट क्या है? वो रेट जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। अगर आरबीआई ने वो बैंक रेट बढ़ा दिया, पहले आरबीआई पहले यार मेरी बात सुनो, तुमने अगर बैंक, तुम अपना समझो, तुम आरबीआई के पास हो जाओ, तुम कहां जा रहे हो? बैंक के पास। मानो तुमने जेके बैंक से लोन लेना था, तुम्हें जेके बैंक जो है हाउसिंग लोन देता है 7-7.5% पे, और जो आपका मान लो आपका जो है वो दूसरा आता है पीसीएल वाला लोन आ जाता है, वो देता है 14% पे। अब तुम बताओ, तुम 6.5% वाला लेना प्रेफर करोगे 7 वाला कि 14% वाला? तुम तो 7% वाला ही लेना प्रेफर करोगे ना, 14% वाला क्यों लो? इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों भरोगे तुम किस्तें? ठीक है, इसी तरह बैंक किसे ले रहे हैं? आरबीआई से। आरबीआई अगर मान लो 6% से 12% कर देता है बैंक रेट, तो भाई बैंक पागल हैं जो आरबीआई से लोन लेंगे, इतना ज्यादा इंटरेस्ट कहां से भरेंगे? तो वो कम लोन लेंगे। वो कम लोन लेंगे तो अगर वो खुद महंगा ले रहे हैं, जो काम उन्होंने लोन लिया वो महंगा ले रहे हैं, तो भाई वो लोगों को क्यों सस्ता बेचेंगे? उधर से ही तो पैसा कमाना है इन्होंने, वो लोगों को और महंगा बेचेंगे। तो क्या लोग 15% इंटरेस्ट रेट पे जाके बैंकों से लोन लेंगे? नहीं लेंगे। तो लोग बैंकों से लोन ही नहीं ले रहे हैं तो मार्केट में पैसा कम है, इसका मतलब बैंकों से लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा ना, तो मार्केट में पैसा हो जाएगा कम। मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो आपको पेपर के लिए ये याद रखना है कि जब भी बैंक रेट बढ़ता है, बस आपको सीखना यही है, जब भी बैंक रेट के बढ़ाने से इन्फ्लेशन हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इन्फ्लेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब इन्फ्लेशन क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, बस ये आपको याद है, बट समझाना ऐसे था। इसी तरह अगर बैंक रेट कम हो जाएगा, बैंक रेट क्या है? जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को पैसा देती है। अगर आरबीआई और बैंकों को सस्ते रेट पे पैसा दे रही है तो बैंक भागेंगे आरबीआई के पास, हमें दो पैसा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट कम है, हम कहीं और से कमा के तुम्हें दे देंगे। बैंक आरबीआई से लेंगे सस्ते रेट पे, आपको बेचेंगे। ठीक है, आपके पास भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता मिलेगा आपको, आप भी बैंकों से खरीद लोगे तो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आएगा। पैसा ज्यादा आएगा तो महंगाई जो है बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो शुरू हो जाएगी? बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी बैंक रेट में कमी आती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, जब बैंक रेट बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन कम होती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को बैंक रेट वाला कंसेप्ट आ गया ना समझ, तो वो बाकी सारे रेट समझ लेगा, क्योंकि कंसेप्ट यही है समझने वाला। अब दूसरा चलते हैं, देखो इधर नहीं समझ आया तो रेपो रेट से समझाता हूँ। सर अगर आपने बैंक रेट पढ़ा ही दिया तो बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क है? ठीक है, ये पता। देखो अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट, देखो अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेना हो बैंक को आरबीआई से तो वो कैसे लेगा? रेपो रेट पे। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट, क्या? शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, मान लो एक कोई बैंक है, ठीक है, XYZ बैंक है, इसको पैसा चाहिए छोटे समय के लिए, मान लो 14 दिन के लिए या 1 साल के लिए पैसा चाहिए, कम कम समय के लिए पैसा चाहिए मान लो, तो ये बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई को बोलेगा मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे। ठीक है, आरबीआई इसको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देगा वो कौन सा होता है? रेपो रेट। बट इसके बदले में इस बैंक को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज जो है वो गिरवी रखनी पड़ती हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। तो जब भी हम रेपो रेट पे कोई भी बैंक आरबीआई से पैसा लेता है ना, तो उसको अपना कुछ ना कुछ, जैसे तुम बैंक में जाओगे, तुम बोलोगे मुझे लोन दो, अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि आपका गवर्नमेंट से वो किस्तें का, अगर नहीं है तो बैंक बोलेगा तुमको सोना या कुछ अपनी लैंड गिरवी रखो। इसी तरह आरबीआई भी बैंकों को बोलता है कि तुम भी कुछ ना कुछ गिरवी रखो हमारे पास, तो फिर हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, आपको क्या देंगे? आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो रेपो रेट एक तरह का शॉर्ट टर्म क्रेडिट है जो आरबीआई किसको देता है? आरबीआई देता है बैंकों को। ठीक है, अब सिंपली
इसमें भी वही है जो बैंक रेट में, कोई फर्क नहीं है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा, देखो ध्यान से सुनो, अगर रेपो रेट बढ़ेगा मतलब रेपो रेट बढ़ रहा है, रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, मतलब मान लो पहले जो आरबीआई है वो बैंकों को 5% पे दे रहा था, अब रेपो रेट बढ़ गया, शॉर्ट टर्म लोन जो है वो 7% पे दे रहा है। तो क्या करेंगे, बैंक कम पैसा लेंगे आरबीआई से, बैंक कम पैसा लेंगे तो लोग बैंकों से कम पैसा लेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो रेपो रेट के बढ़ने से भी सेम केस है, इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम चीज है ना, एक तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म जो है लोन है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन है, और रेपो रेट में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है गिरवी किसके पास, आरबीआई के पास। और दूसरा है अगर रेपो रेट कम हो जाएगा, अगर रेपो रेट जो है वो कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, रेपो रेट कम होगा तो सारे क्या होंगे, रेपो रेट पे पैसा लेना शुरू हो जाएंगे बैंक आरबीआई से, और बैंक जो है वो लोगों को देना शुरू हो जाएंगे, मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक और होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अब क्या होता है, कई बार ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, कई बार अब मान लो बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा है इस टाइम, बैंक एक कोई बैंक है इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, बट लोग इससे इतना ज्यादा पैसा ले नहीं रहे, तो इसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। अब ये इस एक्स्ट्रा पैसे को कहां पर रखे, लोग तो ले नहीं रहे ज्यादा, इसके लोन जा नहीं रहा है, इसका बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, ये क्या करेगा, अपना एक्स्ट्रा पैसा को किसके पास रख देगा, आरबीआई के पास रख देगा। तो जिस रेट पर बैंक पैसा आरबीआई को देते हैं, बैंक क्यों, आरबीआई को जरूरत नहीं, आरबीआई इनसे मांगता नहीं है, बट कई बार बैंकों के पास ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है और लोग उससे पैसा ले ही नहीं रहे लोन पे, तो ये एक्स्ट्रा पैसा बैंक कहीं पर रखना चाहते, तो वो अपना एक्स्ट्रा पैसा पार कर देते हैं कहां पे, आरबीआई पे। जिस रेट पर बैंक जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है आरबीआई पे पार करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो अगर रिवर्स रेपो रेट भी, अगर आपका रिवर्स रेपो रेट आ रहा है, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर बैंक जो है वो अपना पैसा किस पे रख रहे हैं, आरबीआई पे रख रहे हैं। अगर वो ज्यादा होगा, अगर वो ज्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर सपोज करो ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा वो रख देंगे कहां पर, देखो ना, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है, बैंकों के पास एक्स्ट्रा, मान लो बैंकों के पास एक बैंक है कि इसके पास 50 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पैसे को ये कहां पर रखना चाहता है, आरबीआई के पास। ध्यान से सुनना, और आरबीआई क्या बोलता है कि मैं तेरे को कितना पैसा दूंगा, अगर तू इस 50 करोड़ पर मेरे पास रखेगा तो मैं तुझे क्या 3% जो है इसका प्रॉफिट दूंगा, क्योंकि पैसा कौन रख रहा है, बैंक रख रहा है ना आरबीआई के पास, तो आरबीआई को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे केस में आरबीआई इसको बोलता है अगर तू मेरे पास 50 करोड़ पे रखेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, 6% दे दूंगा। तो जब ये 6% दे रहा होगा, बैंकों को लगेगा तो यार लोगों को देने के बजाय मैं आरबीआई को क्यों ना दे दूं, एक तो मेरा पैसा सेफ है, दूसरा इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिल रहा है, बैंकों ने तो व्यवहार ही करना है ना। तो जब भी आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके पास रख देते हैं, आरबीआई के पास। तो जब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास बैंक रखना शुरू कर देंगे तो लोगों को देने के लिए कम बचेगा, जब लोगों को कम पैसा देंगे तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है इसकी वजह से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है, क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है। और जब भी हमारा रिवर्स रेपो रेट जो है वो कम हो जाता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं नहीं समझा, मैं वापस समझाता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो, वापस रिवाइज भी करवा दूँ। देखो कई बार क्या होता है, बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा बच जाता है, अब बैंक वो सोचते हैं वो पैसा कहां पर दें, लोग तो ले नहीं रहे, बैंक सोचते हैं वो पैसा हम कहां पे पार कर देते हैं, आरबीआई के पास, हमें बैंकों को इंटरेस्ट ही कमाना है ना, तो हम आरबीआई से इंटरेस्ट कमा लेंगे। मान लो आरबीआई जो है उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना शुरू हो जाए, मतलब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे, तो बैंकों को लगेगा लोगों को देने के बजाय हम आरबीआई को क्यों नहीं दें, एक तो आरबीआई के पास पैसा सिक्योर है, लोगों को देंगे तो पैसा डूब भी सकता है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो हम आरबीआई को पैसा देते हैं, तो बैंक जो है जो पैसा लोगों को भी देना होता है वो भी उठा के आरबीआई में डाल देती है, इसकी वजह से बैंक के पास पैसा कम बचता है लोगों को देने के लिए, तो जिसके लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है, उसका उल्टा जो है जब भी रिवर्स रेपो रेट कम होगा इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहां पर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, सबसे कंफ्यूजिंग यही तीन थे समझने वाले, अब बाकी जो चीजें वो सारे तुम इजीली समझ जाओगे। ठीक है, ये मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हें मैं सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल बना रहा हूं जिनको आरबीआई यूज करता है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई कंट्रोल तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, जहां पर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा तो चीजें महंगी होंगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। दिस इज क्लियर। अब और क्या बचा था, वी हैव सीआरआर एंड एसएलआर, ये दो चीजें तुमने समझनी है। ठीक है, सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशो, क्या बोलते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, आरबीआई बोलता है कि बैंकों को
कुछ परसेंट, मान लो अभी ये 4% के पास चला, कुछ परसेंट पैसा जो है बैंकों को क्या है, अपना पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। कितना, वो 4% के करीब होता है, ये चेंज होता रहता है। एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो भी एक बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, मतलब डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या, आपको पता है आपका सेविंग में पैसा पड़ा हुआ है और एफडीज पड़ी हैं, तो जितना पब्लिक का सेविंग और एफडी पैसा जो है बैंक के पास पड़ा हुआ, उसका 4% जो है बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब देखो, अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ेगा, इससे क्या होगा, अगर मान ले बैंक बोले 4% पैसा, आरबीआई बोले तुम्हें 4% पैसे नहीं, अब तुम्हें 8% पैसा हमारे पास रखना पड़ेगा, तो बैंकों का 8% पैसा तो आरबीआई में चला गया, तो बैंकों को लोगों को देने के लिए पैसा अब क्या बचा, कम। इसका मतलब मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। मनी सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो जब भी आपका कैश रिजर्व रेशो बढ़ेगा तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब भी कैश रिजर्व रेशो जो है वो कम होगा तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यार कैश रिजर्व रेशो वो पैसा है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बट रखना पड़ता है। अगर इनकेस बैंक डूब गया तो लोगों के पैसे तो देने ना, वो आरबीआई फिर देता है ना बाद में, तो इसके लिए 4% पैसा इनको रखना पड़ता है आरबीआई के पास। 4% में मान के चल रहा हूं, तो अगर बैंक आरबीआई बोले कि 4 की जगह 8% रखो, तो बैंकों का 8% पैसा तो आरबीआई में ही पड़ा है, तो बैंक के पास तो पैसे ही कम है लोगों को देने के, तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचा, मनी सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज क्लियर। दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशो का मतलब होता है, लिक्विड पैसा वो पैसा होता है जो बहुत जल्दी रुपये में कन्वर्ट हो जाए, जैसे गोल्ड की फॉर्म में पैसा रख सकते हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में पैसा रख सकते हो। ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी रुपये में कन्वर्ट हो सकती है, कैश की फॉर्म में तो होता ही है, ये कैश भी हो सकता है, ठीक है। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है कि आरबीआई बेसिकली बैंकों को बोलता है कि उन्होंने अपने जो पैसा है उसका कुछ पैसा जो है, मतलब 40% से कम, मैक्सिमम लिमिट इसकी 40% है, इतना इससे कम कितना भी रख सकते हैं, बैंक को अपने पास वो पैसा रखना पड़ेगा, ठीक है, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अगर मान लो आरबीआई बोलता है, पहले आरबीआई ने बोला था इनको 16% एसएलआर रखना, अब आरबीआई इनको बोल रहा है आपको 20% एसएलआर, ये पैसा ये लोगों को लोन नहीं दे सकते, तो अगर ये बढ़ा देती है आरबीआई, मतलब आरबीआई ने एसएलआर को बढ़ा दिया, इसका मतलब ज्यादा पैसा बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर, ये पैसा ये लोगों को नहीं दे सकते, लोगों को नहीं दे सकते तो मनी सप्लाई में नहीं आएगा, तो मनी सप्लाई में नहीं आएगा तो इन्फ्लेशन इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो एसएलआर के बढ़ने से भी इन्फ्लेशन कम हो जाती है और एसएलआर के कम होने से जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है भाई। बहुत सिंपल तरीके से चीजें समझा रहा हूं, मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, और तुम सब इस सेशन को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करोगे कि तुम्हें ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अदरवाइज आई विल चेंज माई मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मेरा मेहनत, मेरा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा टाइम भी प्रेशियस है, तुम्हारा भी प्रेशियस है, तो तुम मुझे बताओगे तो आई विल ट्राई टू मेक इट इन सम अदर वेज, बट मुझे लगता है कि अच्छा है, बट तुम रिस्पॉन्स जरूर करोगे, अच्छा बुरा जो भी है तुम्हारा रिस्पॉन्स मुझे कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, ठीक है। ये सारा हो गया, एक बार सारा रिवाइज करवा दूं, बट मुझे सारे पहले पढ़ाने तो दो, एक बार पढ़ाना ही जरूरी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो है, एक और चीज गवर्नमेंट ने नहीं लाई, ठीक है, 2011 में क्या लाया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, ठीक है। वैसे ये पूछेगा नहीं बट फिर भी बता देता हूं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बट आजकल जेकेएससी पे कोई पता नहीं, कुछ भी पूछा इसलिए पढ़ा दे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, मान लो कुछ खास बैंक होते हैं ना जो बेसिकली आरबीआई उसमें बैंकिंग एक्ट में लिखे गए, आरबीआई एक्ट में लिखेंगे, उनको बोलते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए ये चीज है, किसके लिए, सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक उन बैंकों को बोल जाता है जो एक क्राइटेरिया जो है जो आरबीआई के शेड्यूल में है, ठीक है, तो उनको बोल जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए ओवरनाइट के लिए, मान लो अगर कई बार क्या होता है, एक मार्केट, कई बार किसी बैंक को लोन लेने वाले, जो उनका पैसा निकालने वाले बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, बट अंदर पैसा कम आ रहा है, तो आरबीआई के पास कई बार बैंकों के पास पैसा कम पड़ जाता है, उनको क्या ओवरनाइट के लिए, मतलब एक रात के लिए क्या पैसा चाहिए होता है, तो वो एमएसएफ के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत पैसा ले सकते हैं। कितना पैसा ले सकते हैं, 2% ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 2% जो है वो एक रात के लिए पैसा ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसके बारे में भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट चीज है जो क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके पहले मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, मार्केट ऑपरेशन।
अब एक तरीका और है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के आरबीआई क्या करती है, लोगों से क्या करती है, पैसा ले सकती है, मनी सप्लाई को रेगुलेट कर, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। वो उसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है आरबीआई, डायरेक्ट सेल करता है। किसकी सेल करता है, डायरेक्ट सेल करता है किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। किसकी सेल करता है, डायरेक्ट सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, मान लो मैं आपको एक पेज दे दूं अवेकनिंग क्लासेस का, उसके ऊपर लिखा हो कि ये पेज जो है 1,000 रुपए का है और हर साल तुम्हें इस पे 5-5 रुपए जो है इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 1,000 रुपए का पेज है, मान लो हर साल तुम्हें 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल के बाद यही 1,000 का तुम्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है, और ये लिख के अवेकनिंग क्लासेस तुम्हें दे रहा है, और अगर तुम्हें अवेकनिंग क्लासेस पे यकीन है तो तुम इसको ले लोगे और 5 साल इंटरेस्ट खाते रहोगे, 5 साल के बाद वो पेज वापस देके पूरा जो 1,000 रुपए वापस ले लोगे। यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कंसेप्ट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पेज होता है जो क्या होता है, आरबीआई के थ्रू, आरबीआई उसको मार्केट में लाती है तो लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, लोग वो पेज ले लेते हैं, उसके तहत हर साल इंटरेस्ट लेते रहते हैं। ठीक है, बैंकों से, और जब इंटरेस्ट लेने के बाद लास्ट में जो है पेज वापस दे देते हैं, मान लो 5 साल का पीरियड है उसका, तो उसका जो पैसा, जिस पैसे पे उन्होंने लिया होता है वो पैसा उनको वापस मिल जाता है। ठीक है, अब इससे क्या आरबीआई कैसा मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, मान लो आरबीआई ने सिक्योरिटी को सेल किया, ठीक है, सिक्योरिटीज को सेल किया, आरबीआई क्या देखो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है लोगों के पास, आरबीआई वो पैसा उठाना चाहते हैं तो आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज को सेल कर देगी। ठीक है, मान लो वो पेज लोगों में बांट देगी, मान लो वो 1,000 का पेज जो है आरबीआई ने 10 लोगों में बांट दिया तो आरबीआई के पास कितना पैसा आ गया, 10,000 रुपये आ गया। ठीक है, वो 1,000 का पेज जब 10 लोगों में आरबीआई ने बांट दिया तो उस टाइम तो लोगों को खाली पेज ही मिला, बट आरबीआई को कितने पैसे मिल गए, 10,000 रुपये। मतलब मार्केट से आरबीआई ने 10,000 रुपये खींच लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट से मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। तो जब भी आरबीआई, ध्यान से सुनना, जब भी आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करती है, सेल ऑफ सिक्योरिटी, जब भी आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है, महंगाई जो है मार्केट में कम हो जाती है। क्या यार, सिंपल समझो ना यार, जब आरबीआई ने सिक्योरिटीज को बेचा, आरबीआई ने तुम्हें क्या दिया, एक पेज का फड़का वही दिया और उसके बदले तुम सबसे 1,000 रुपए ले लिया। मार्केट से तो पैसा निकल गया ना बाहर उस टाइम के लिए, तो आरबीआई ने उस टाइम के लिए मार्केट से पैसा उठा लिया। तो मार्केट से पैसा उठाना, मनी सप्लाई कम करना, इसका मतलब इन्फ्लेशन कम होगी। अब ध्यान सुनना, अब वापिस जब आरबीआई को लगेगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन जो है बहुत कम हो गई है, अब मुझे इन्फ्लेशन बढ़ानी है, महंगाई लानी है मार्केट में, आरबीआई क्या करेगा, इन सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगा। क्या कर लेगा, आपसे खरीद लेगा। तो जब भी आपसे मार्केट से वापस आपसे सिक्योरिटीज वो पेज खरीदेगा, तो मैंने आपको बोला जब भी आप पेज वापस दोगे आपको वो अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। तो सब उन 10 के 10 लोगों को 1,000 रुपये वापस मिल जाएगा, तो मार्केट में वापस 10,000 रुपये आ गया। अब वो 10,000 रुपये लेके तुम घर पे थोड़ी बैठोगे, तो वो कहीं ना कहीं खर्चोगे ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, वापस मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब भी आरबीआई को लगे कि मुझे महंगाई को कम करना है तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। सिक्योरिटीज को बेचने से मार्केट से पैसा उठा लिया जाता है, और जब भी उसको लगेगा मुझे इन्फ्लेशन को अब बढ़ाना है, मुझे महंगाई बढ़ानी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा। ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कंसेप्ट। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे अपने एंड पे जैसे लगा, तुम्हें ये क्वांटिटेटिव टूल, मॉनेटरी पॉलिसी में यहीं से क्वेश्चन आता है, क्वालिटेटिव से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा। ठीक है, एक और टर्म है, वैसे तो पूछेगा नहीं बट फिर भी बता देता हूं, वैसे तो पूछेगा भी, बोलने में डर लगता है आज के, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अब ये क्या चीज है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की वजह से आरबीआई जो है, आरबीआई ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसकी वजह से जो है बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा ले सकते हैं या किसी से भी पैसा ले सकते हैं, बट एक एग्रीमेंट के तहत कि वो पैसा वापस चुका देंगे। देखो ध्यान से सुनना, जब भी आरबीआई, इसमें रेपो रेट भी आ जाता है, रिवर्स रेपो रेट भी आ जाता है, ये सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एमएसएफ हो गया। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या होता है, रेपो रेट का मतलब होता है रीपरचेसिंग एग्रीमेंट। जब भी तुम बैंक से, ध्यान से सुनना, जब भी तुम बैंक से रेपो रेट पे पैसा लेते हो ना, बैंक जो है आरबीआई से रेपो रेट पे पैसा लेते हैं ना, तो उनको एक एग्रीमेंट के तहत ये बोला जाता है कि वापस जो है क्या करेगा, आरबीआई बैंकों से पैसा ले लेगा। जब भी एक एग्रीमेंट के तहत जो है पैसा लिया जाता है बैंकों के द्वारा, ठीक है, आरबीआई से, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैंकों को हेल्प करता है डे टू डे मिसमैचेस के लिए। मतलब अगर शॉर्ट टर्म्स के लिए बैंक को लोन
लोन चाहिए तो वो बैंक रेट पे थोड़ी लेगा, बैंक रेट तो लॉन्ग टर्म के लिए, साल से ज्यादा के लिए, उस पर थोड़ी लेगा, तो वो किस पे लेता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। इसमें आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, ये सब चीजें इसमें अंदर आ जाती हैं। वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने तुम्हें समझाने के लिए समझा दिया। एक बार ये सारे जो रेट्स हैं इनको समझेंगे और इनका किस तरह से कंट्रोल होता है उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम जो है मूव करेंगे टूवर्ड्स हमारा क्वालिटेटिव टूल, जिसमें मुझे कुछ ज्यादा आपको बताना नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी चीजें बतानी है, उसको क्लियर करेंगे और हमारा कंसेप्ट जो है खत्म हो जाएगा आज का। ऑल्दो मैंने आज सोचा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा दूंगा, पर मुझे लगता है लेंथी हो जाएगा, तुम रिटेन नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या फिर मेरा। और अभी टाइम है, हम चीज़ों को कवर कर लेंगे। और बाकी अगर आपको और भी इस तरह के सब्जेक्ट्स के रिलेटिव मैराथन सेशन इस तरह से समझने वाले, देखो इसके बाद ना अगर तुम बोलो कि मतलब नोट्स वगैरह, तो भाई ये मैंने आपको समझा दिया, मेरा काम था समझाना। तुम एनसीईआरटी से रिवाइज करो, तुम आप किसी भी बुक से रिवाइज करो, ठीक है, तुम विवेक सिंह की बुक से रिवाइज करोगे, तुम अगर सपोज करो, और भी इकोनॉमी के हजारों बुक हैं यार मार्केट में, मेरे को तो एग्जैक्टली नाम भी नहीं पता, कहीं से भी पढ़ोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस ये मैं बोल, मेरा काम था समझा, मैं तुम्हें क्लियर समझा दिया, तुम कहीं से भी पढ़ोगे यही कंसेप्ट है, तुम कहीं से भी एमसीक्यू लगाओगे, ये नॉलेज आप वहां पे यूज करोगे। सबसे पहले हमने पढ़ा बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई जो है वो बैंकों को क्या देता है, लोन देता है। आरबीआई बैंकों को लोन देता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर देखो सिंपली समझना है आपको, ये समझना है किसी भी रेट का, किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है ना ये, इनका इन्फ्लेशन पे क्या रोल है, ठीक है, इनके बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होती है या ज्यादा होती है, आपको पता होना चाहिए। तो मान लो आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया, तो पहले बैंकों को जो सस्ता लोन मिलता था आरबीआई से लॉन्ग टर्म, अब वो महंगा मिलेगा। तो बैंक तुम्हें सस्ता क्यों देंगे, तुम्हें लोगों को क्यों सस्ता देंगे, उनको भी महंगा देंगे। तो अगर बैंक लोगों को महंगा लोन दे रहे हैं तो लोग बैंकों से लोन लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो मार्केट में पैसा, लोन नहीं लोगे तो मार्केट में पैसा कहां से आएगा, मार्केट से पैसा कम आएगा, मार्केट में पैसा कम आएगा तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो बैंक रेट के बढ़ने से इन्फ्लेशन कम हो जाती है। सेम इज द केस विद द रीपर्चेस एग्रीमेंट, रेपो रेट, ठीक है, रेपो स्टैंड फॉर रीपर्चेस एग्रीमेंट, तो ये एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। इसमें क्या होता है कि बैंक क्या होता है, कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखते हैं, उनको बोलते हैं हमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन दो। तो अगर रेपो रेट बढ़ेगा, रेपो रेट के बढ़ने से बैंकों को महंगा लोन मिलेगा, तो अगर बैंकों को खुद आरबीआई से महंगा लोन मिल रहा है तो बैंक तुम्हें सस्ता क्यों बेचेंगे, तुम्हें भी महंगा बेचेंगे, तुम्हें महंगा बेचेंगे तो तुम क्यों बैंकों से खरीदोगे, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन कम हो जाता है। सेम इज द केस विद द रिवर्स रेपो रेट। अगर बैंकों के पास एक्स्ट्रा मनी है तो वो कहां पे पार करते हैं, आरबीआई के पास। अगर रिवर्स रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ा देता है तो बैंक को, अगर जब बैंक आरबीआई को जिस पैसों पे इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा है, अगर आरबीआई ने वो बढ़ा दिया तो बैंकों को ज्यादा फायदा है, तो आरबीआई से होने ही लगेगा, तो बैंक तुम्हें क्यों पैसा देंगे, वो आरबीआई को पैसा देंगे। तो जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाती है। फिर कैश रिजर्व रेशो, वो पैसा होता है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, मतलब 4% के करीब ये होता है, ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कभी 4.5, कभी कुछ ऐसे रहता है। जो आपका एसएलआर है ना वो 18% के आसपास रहता है, ठीक है। रेपो रेट 5% के, रिवर्स रेपो रेट से कम होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बैंक रेट भी आपको पता है कि वो मतलब 6 के हिसाब से लगा लो कितना होता है, ये सब चलता रहता है, तो ये चेंज होते रहता है। एक बार पेपर में जाने से पहले उसकी फिगर देगा, आज मैं बताऊंगा 2 महीने के बाद ये चेंज हो जाएंगे, तो फायदा कोई है नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो कैश रिजर्व रेशो की बात करें तो 4% मान लो, मैं बोल के चल रहा हूँ कि 4% पैसा जो है अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का बैंकों को किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आरबीआई ये बढ़ा दे तो बैंकों का पैसा तो आरबीआई के पास ज्यादा चला गया, तो बैंक लोगों को कम देंगे, इसकी वजह से मनी सप्लाई कम, इन्फ्लेशन कम। एसएलआर को जो उनको अपने पास पैसा रखना पड़ता है लिक्विड फॉर्म पे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म पे मतलब जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको रखना पड़ता है। 40% से कम है कितना, वो आरबीआई डिसाइड करता रहता, बताता रहता है। तो अगर ये भी बढ़ेगा तो बैंकों के पास अपने पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो लोगों को देने के लिए कम पैसा, मनी सप्लाई कम, इन्फ्लेशन कम, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डायरेक्ट सेल करती है कौन, आरबीआई। अगर वो सिक्योरिटीज को बेच रही है, तुम्हें सिक्योरिटीज को बेच रही है, तुम्हें तो एक पेज का फकड़ा मिल रहा है उस टाइम पे, बट उसके बदले तुम्हारा पैसा जो है आरबीआई लेके जाए, तो मनी सप्लाई कम कर रही है, मार्केट से मनी सप्लाई कम, इन्फ्लेशन कम, तो सेल ऑफ सिक्योरिटी से इन्फ्लेशन कम हो जाती है, ठीक है। फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मैंने आपको बता दी, मतलब जो बैंक्स हैं वो अपना जो लिक्विड है उसमें मिस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो क्या करते हैं, वो आरबीआई से पैसा उठा लेते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाए। फिर ये था आप रेट, इंटरेस्ट रेट को चेंज कर रहे थे, तो ये सारे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब नंबर्स में चेंज नहीं थे। अब क्वालिटेटिव टूल मतलब इसको छोड़ के और क्या क्या आरबीआई कर सकता है क्वालिटेटिव टूल्स में, ठीक है। सबसे पहले क्वालिटेटिव टूल्स में
सबसे पहले आरबीआई की गाइडलाइंस, ठीक है। आपको पता है आरबीआई बार बार गाइडलाइंस इशू करता रहता है, जिसके तहत से वो बैंकों को बोलेगा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तुम एक काम करो, तुम मनी सप्लाई थोड़ी रोक लो, दिस दैट, ये करेगा। तो क्वालिटेटिव टूल्स में एक तो आरबीआई जो है गाइडलाइंस वो यूज होती हैं। फिर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कितना क्रेडिट जो है वो ग्रांट किया जाएगा, कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट जो है वो लोगों को देंगे, उसको भी बेसिकली आरबीआई जो है रेगुलेट करता है। तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट भी इसमें आ गया। फिर कई बार क्या होता है, आरबीआई मॉरल सॉल्यूशन के तहत एडवाइस देता है, सजेशन देता है, और कमर्शियल बैंक को जब वो सजेशन एडवाइस से नहीं समझते तो उनको प्रेशराइज भी करता है ताकि वो आरबीआई की गाइडलाइंस को जो है वो एडहीर करें। तो ये किसमें आ गया, ये सब क्वालिटेटिव टूल्स में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल है, ठीक है, कि कंज्यूमर को कितना क्रेडिट मिलेगा उसको आरबीआई कंट्रोल करे। मतलब ये वो तरीके, एक तो हो गया इंटरेस्ट रेट को चेंज करके, दूसरा तरीका है जो समझा के, ठीक है, समझा बुझा के, तो वो सारा किसमें आ जाता है, वो सारा क्वालिटेटिव टूल्स में आ जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आज हमने, वैसे तो मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाई, मैं पढ़ा भी सकता हूँ अभी, बट मुझे लगता है अगर मैंने पढ़ाया तो तुम लोग फिर उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। तो और ऐसा भी नहीं कि आज कुछ कवर नहीं हुआ, मुझे लगता है काफी चीजें, एक तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स आपकी कवर होगी, ठीक है, उसके बाद हमने रोल ऑफ आरबीआई एक टॉपिक कवर कर लिया, फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक भी कवर कर लिया। अब इसके साथ ये फिस्कल, मतलब 2.5 टॉपिक हमने पूरे सिलेबस इकोनॉमिक्स के आज इस सेशन में कवर कर लिए। आने वाले सेशन में हम देखेंगे एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे फिस्कल पॉलिसी या कुछ और कवर करेंगे। ये हम पहले जो है ना, पहले हम मैक्रो वाली इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपके वो भी देख रहे हैं, पहले हम मैक्रो कवर करेंगे, फिर आपका डिमांड सप्लाई वगैरह जो है कवर। देखो इकोनॉमिक्स जो है वो इस तरह से नहीं पढ़ाई जाएगी जैसे तुम्हारे सिलेबस में लिखा है। तुम्हारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स ढंग से नहीं लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि उसमें पहले कुछ लिखा हुआ है, फिर माइक्रो शुरू है, फिर बीच में मैक्रो, फिर माइक्रो, ऐसे नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। पहले इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या होता है वहां से चलेंगे, पहले या मैक्रो पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसको देख के फिर माइक्रो में आ जाएंगे। तो हम अपने तरीके से करेंगे। मैं कुछ चीजें, देखो आज के टॉपिक में भी जैसे मैंने कुछ चीजें समझाने वाली पढ़ाई, कोई रटाने वाली पढ़ाई, ताकि मिक्सचर से दोनों से काम हो जाए। अगर सपोज करो इसके बाद में तुम्हें आज ही फिस्कल पॉलिसी भी पढ़ा दूं ना, तुम्हें कभी दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी फिर देखें। दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आए, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे हैं, मैं यहाँ पर आपका शेड्यूल तो लाया नहीं टेस्ट का, बट आप जाके देख सकते हो। आपने गूगल में जाना है, awakeningclasses.in गूगल में लिखना है, तो आपके वहां पर टेस्ट शेड्यूल आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके आप टेस्ट दे सकते हो। और एज पर योर शेड्यूल टेस्ट, टुमारो इज योर टेस्ट ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स, कल इकोनॉमिक्स का ही सेक्शनल टेस्ट है, तो आप उसको दे सकते हो। टेस्ट आर अनलिमिटेड, आप जितने भी चाहो अटेम्प्ट कर सकते हो वहां पर। और टेस्ट में जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मैं उनको फ्यूचर में थोड़े चेंजेस भी करूंगा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न, वो भी आप देख सकते हो। बाकी आप awakeningclasses.in गूगल में सर्च करके टेस्ट में जाके एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट जो है दे सकते हो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो भी अपने रिव्यूज है इस सेशन के रिलेटेड, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और तुम्हारे डिमांड और रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड होगा। और आने वाले और भी मैं सेशन प्लान कर रहा हूँ फॉर यू, मैराथन टाइप्स और एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। बट तुम बताओगे तरीका कैसा अच्छा है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।